तो कितना लोग हैं जो लोग कभी ऐसे लिखे भी हैं, लिखे हैं, निबंध लिखे हैं? कितने लोग बिल्कुल नहीं लिखे हैं कभी भी? स्कूल में होली और गाय वाला नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला ऐसे कितना लोग लिखे हैं? 1 2 3 4, इधर नहीं लिखा है कोई, पीछे नहीं, आइए बेटे, 4-5 लोग लिखे हैं बस, बाकी लोग नहीं लिखे हैं। मतलब कितना लोग जानता है ऐसे होता क्या है? व्हाट इज ऐसे? ऐसे लिखे हैं कभी निबंध? लिखे थे? ठीक है, क्या होता है ऐसे, कौन बताएगा? होलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, मैं क्या करके यहाँ पे लिखते चलते हैं आप लोग का पॉइंट। होलिस्टिक अप्रोच। और कोई? हाँ, डिस्क्राइबिंग द व्यू। कैसा व्यू होगा, कोई बताएगा? ये अलग पॉइंट हो गया, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। ठीक है, और कोई? ऐसे का मतलब पूछ रहे हैं, सिंपल, क्या होता है ऐसे? एक बोला गया होलिस्टिक अप्रोच, दूसरा डिस्क्राइबिंग द व्यू, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। और कोई पॉइंट है किसी के दिमाग में? पार्टिसिपेट कीजिए, ऐसे में बिना ब्रेनस्टॉर्मिंग के कुछ नहीं होने वाला, खत्म हो जाएगा क्लास, बैठे रह जाएंगे सब लोग। अंडरस्टैंडिंग द कोर मीनिंग। कोर मीनिंग और कनेक्टिंग विथ कंटेम्प्ररी। ठीक है, कंटेम्प्ररी टाइम। चलिए, और कोई? क्रिएटिव अप्रोच। क्रिएटिव अप्रोच। ठीक है, और कोई पॉइंट बताइए, कहाँ बैठे हैं आप? जगह दीजिए उनको। हाँ, क्रिएटिव अप्रोच। और कोई पॉइंट? हाँ बोलिए, कुछ भी दिमाग में आ रहा हो निबंध के बारे में। पीछे युवराज। यूज ऑफ एनेक्डोट। यूज ऑफ एनेक्डोट। हाँ, तो सब अपना अपना पॉइंट बता रहे हैं, बताने दीजिए। फ्लो ऑफ थॉट्स इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। आपका हम आप ले चुके हैं एक पॉइंट, 2 डेफिनेशन कोई देगा नहीं। और कोई पॉइंट जो लोग नहीं दिए हैं? मल्टी डायमेंशनल, बेसिकली आप भी यही बोल रहे हैं ना, कोई भी टॉपिक का हर तरह से एक अप्रोच। क्या मतलब? नहीं पता? मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कुछ भी समझ में आ रहा है क्या मतलब? देखिए, इससे क्या होगा, हम लोग को दिमाग हमारा जो जंग लग गया है उसको निकालना है निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइटर्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, कल्मिनेशन ऑफ आइडियाज आर्ग्यूमेंट्स किसके पर्सपेक्टिव से? राइटर्स पर्सपेक्टिव। देखिए, सारे पॉइंट्स हम यूज करेंगे, आपको बहुत सारा डायमेंशन चीज़ों को समझाने में, यही पॉइंट्स में कहाँ कहाँ गलती समझ रहे हैं हम लोग चीज़ों को और कहाँ ठीक करना है, इसीलिए आपका दिमाग हम यूज़ करवा रहे हैं। जैसे कि अभी एक पॉइंट यहीं पर आ गया, राइटर्स पर्सपेक्टिव। हम इस पर एक पूरा का पूरा बनाए हुए हैं स्लाइड, कैसे समझाएंगे कि हाँ
पर्सपेक्टिव यहाँ किसका होना ज़रूरी है, ठीक है ना। और कोई पॉइंट? कंटेम्प्रेरी वाला पार्ट, हाँ ये इन्होंने बताया था अभी, ठीक है। और कुछ और इस पॉइंट के अलावा कुछ यूनिक आपके दिमाग में आ रहा हो? एग्जाम्पल्स के थ्रू, एनेक्डोट एग्जाम्पल के थ्रू अलग अलग व्यूज़ को रखना। अच्छा देखिए, एक चीज़ हमेशा हम बताते हैं कि जब कभी भी कोई चीज़ का मतलब बहुत अच्छे से नहीं समझ में आए तो एक बार उसका हिंदी देखने का, क्या देखना चाहिए? हिंदी, कि हिंदी में इसका अर्थ क्या है, बहुत सारा थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा। जैसे हम पॉलिटी का हिंदी करके कितना अच्छा समझा दिए, राज व्यवस्था, गवर्नेंस, व्यवस्था मतलब अरेंजमेंट, किसी भी जगह के गवर्नेंस के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? पॉलिटी। वैसे सिर्फ पॉलिटी बोलेंगे तो दिमाग में नहीं आएगा क्या बोलना, बट हिंदी किया आसान बन गया। सेम चीज इसका हिंदी क्या होता है? निबंध, ठीक है। तो ये दो संस्कृत वर्ड से बना हुआ अगर है तो नी अगर हम लोग समझेंगे, इस वर्ड का मतलब होता है वेल, जो हमारे इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के लिए जरूरी है हम उसको पिक किए हैं, वेल। और बंध का मतलब क्या होता है? टू बाइंड और टू टाई। और अगर टुगेदर इसको हम लोग यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वेल बाउंड या टाइड टुगेदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप जानेंगे निबंध वर्ड का एसेंस क्या निकल कर आता है, दैट इट इज द अप्रोक्सीमेटी, आप कैसे अप्रोक्सीमेटी या क्लोजनेस या टाइडनेस टू द टॉपिक। ये सबसे कोर एसेंस है। अभी एसेंस समझा रहे हैं, डेफिनेशन फिर हम बता देंगे। जो चीज आपने बोला उसी को कल्मिनेट करके डिफाइन कर दिया जाएगा। एसेंस क्या है? कि आप कितना क्लोजली बाउंड है उस टॉपिक से, उस एसे के एसेंस को यही बोलते हैं। समझ में है ना बात को? अगर जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दी है कि द करेक्ट टाइम टू रिपेयर अ रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग, ये एक स्टेटमेंट है, यूपीएससी का ऐसे पूछा हुआ है कि सही समय छत को रिपेयर करने का क्या है? जब धूप निकला। अब यहां पर क्या होता है कि अगर हम लोग ऐसे को नहीं समझे, मतलब ऐसे का डिमांड नहीं जानते हैं कि ऐसे में करना क्या होता है, जो हम इस मीनिंग से समझाना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डेविएट कर जाएंगे। जैसे एक सिंपल सा चीज कि यहाँ पर अधिकतर जो बच्चे हैं वो क्या करने लगते हैं कि एक एक वर्ड जो होता है सेंटेंस में ना, उसको उठाकर फिर एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पर रूफ का अलग अलग डायमेंशन बताने लगेंगे। नहीं, आपको क्लोजली टाइड रहना है किसके पास? जो क्वेश्चन में यानी जो टॉपिक दिया है वो। अगर इस टॉपिक का मतलब ये क्या है, एसेंस क्या निकल कर आता है आपके अकॉर्डिंग, क्या एसेंस होना चाहिए इसका? यानी स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये वाला ही कॉन्सेप्ट क्या है इस जो हम ऐसे अभी यूज किए, उसका मतलब ये एसेंस समझकर डायमेंशन से एक्सप्लोर किया जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, यू ऑलवेज हैव टू रिमेन इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ द टॉपिक। एक सेकेंड भी अगर आपका एक लाइन में भी डेविएशन दिख रहा है टॉपिक से कुछ भी अलग, सीधा नेगेटिव वो मार्क्स दे देगा। तो ये हमेशा, और ये इसी से निकल कर आ रहा है, इसके मीनिंग से ही निकल कर आ रहा है कि आप हमेशा उस टॉपिक पे यू हैव टू राइट एन एसे ऑन टॉपिक। तो एसे का मतलब वेल बाउंड या टाइट, मतलब आप उस टॉपिक से थोड़े समय के लिए भी क्या नहीं हो सकते? डेविएट नहीं हो सकते। अब जो आपने वर्ड्स बोला उनको अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये इसका डेफिनेशन निकल कर आता है कि ये क्या है, जो येलो कलर से हाईलाइटेड उस पर ध्यान देंगे सब लोग। फॉर्मल, फॉर्मल मतलब क्या? कि आप एक लेमैन, या ऐसा नहीं कि आप किसी से बात कर रहे हैं ऐसा भाषा यूज नहीं करना है। एनालिटिकल का मतलब क्या? प्लेन आर्ग्यूमेंट्स नहीं, यू हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी डायमेंशन। क्रिएटिव बोला था ना किसी ने, क्रिएटिव भी, तो सबको मिलाकर ही डेफिनेशन बन रहा है। क्रिएटिव पीस ऑफ राइटिंग, डीलिंग विथ अ सिंगल थीम। ये सिंगल थीम क्यों बोला? कि आपको ये पता चल जाए कि कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा हुआ है, कोई भी स्टेटमेंट पूछा हुआ है, तो उसका एक से ज्यादा थीम बन ही नहीं सकता। अगर आप बना रहे हैं तो ये आपकी गलती है। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सोफिस्टिकेशन। इसका दूसरा तीसरा कोई भी थीम नहीं बनेगा, एक ही थीम है।
आपको इसी थीम के आर्गुमेंट्स को एक्सप्लोर करना है अलग अलग जगह पे जाकर। तो इसीलिए जब आप कभी कोई ऐसे का टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसका मीनिंग को समझ लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि सिंगल थीम वर्ड इसलिए यूज किया गया। अगर आपने 2-3 थीम समझ लिया कि इस ऐसे में 2-3 चीज निकल कर आ रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है, वो हो ही नहीं सकता, ये पर्पस ही नहीं है। वहीं पे हम लोग को गलती हो जाएगा। अगर हम लोग 3-4 थीम समझ लिए कि इसके अंदर का मतलब ये भी है, इसका मतलब ये भी है, नहीं, उसी मतलब का एग्जाम्पल या एप्लीकेशन या एनेक्डोट अलग अलग हो सकता है, लेकिन मतलब 3-4 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इट इज अ रिटन कन्वर्सेशन गिविंग अ क्लियर एंड कंसाइज एक्सप्रेशन टू वंस ओन पर्सनल आइडियाज और ओपिनियंस। जैसे इन्होंने कहा राइटर्स का ओपिनियन, कहा ना, किसके पर्सपेक्टिव में? तो अब हम आपके सामने रखते हैं 2 एग्जाम्पल इसको समझने के लिए। एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। कौन बोला है? कौन बोला है? महात्मा गांधी। तो ये तो बहुत आसान है राइटर्स के पर्सपेक्टिव पे लिखना, मालूम है कौन बोला है? मुश्किल है क्या ये? लेकिन अगर ये दिमाग में है मेरे कि राइटर के पर्सपेक्टिव को दिखाना है, तो अब बताइए ये क्या करेंगे इसमें? कौन बोला है? कोई किसी को भी मालूम है क्या? एनीवन नोस कि ये कौन बोला है, कि ये स्टेटमेंट है कि कुछ और चीज का एक पार्ट है? यानी कि राइटर्स पर्सपेक्टिव इज नॉट इंपॉर्टेंट। किसका व्यूज और ओपिनियन चाहिए? आपका पर्सनल व्यूज और ओपिनियन। क्योंकि अगर हम बात करेंगे इसका, तो ये कविता था, ये कविता है विलियम रॉस वेलेस का कि द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड। अब ये किसी को मालूम थोड़ी होगा, तो आप इसका पर्सपेक्टिव कैसे जानेंगे? तो किसका पर्सपेक्टिव मैटर कर रहा है? आपका अपना। तो ये ध्यान दीजिएगा, पर्सनल आइडियाज और ओपिनियन। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम, या आप कह सकते हैं जो डिमांड होता है, कि आपका आइडिया और ओपिनियन जो होना चाहिए वो वैसा ही होना चाहिए जो लार्जली एक्सेप्टेड ओपिनियन या आइडिया है। यू शुड नॉट बी टेकिंग अ कंप्लीट, यू कैन से द ऑपोजिट साइड। रीजन क्या है इसका समझिएगा। जैसे कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब पर्सनल आइडिया या पर्सनल ओपिनियन आप ये नहीं रख सकते कि यह स्टेटमेंट गलत है। प्रॉब्लम क्या होगी फिर? आप इस चीज को प्रूफ कैसे करेंगे? क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है, इसका तो बहुत सारा प्रूफ है, इसका तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, इसके तो बहुत सारे स्टोरीज हैं। तो पर्सनल व्यू या ओपिनियन भी होगा, लेकिन इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द लार्जर ओपिनियन। जो एक्सेप्टेड ओपिनियन या व्यूज है उसी का पार्ट होना चाहिए। क्योंकि सबसे एंड ऑफ द डे क्या मैटर करेगा कि जो आपका ओपिनियन या व्यू था, आप इसको कन्विंस कर पाए कि नहीं कर पाए, किसको? रीडर को। और कन्विंस कब हम कर पाएंगे? जब हम उसके पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट या एग्जेम्पलीफाई कर पाए, मतलब विद एग्जाम्पल समझा पाए। तो इसीलिए कभी भी जो व्यू आप चुनेंगे वो किस का व्यू होना चाहिए? जो लार्जली एक्सेप्टेड व्यू है, तभी आपके पास पॉइंट्स भी होगा। तो इसीलिए कभी ऐसा नहीं कि एकदम क्रांतिकारी बन गए, कोई स्टेटमेंट आया कि नहीं हम तो नहीं मानते स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, हम तो मानते हैं कि बहुत अच्छे से जो चलता रहेगा, मतलब फास्ट भी हो लेकिन कंसिस्टेंट हो। अब कोई दिक्कत नहीं, वो फिर रहने दीजिए, चेक कर लिए तो दिक्कत। तो अब इसमें सिंपल सा क्या चीज समझना है आपको कि यहाँ पर आप ये नहीं दिमाग में लगा सकते कि फास्ट एंड कंसिस्टेंट विंस द रेस। ये एक आइडियोलॉजी है जो आप अपने लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, बट फिर इसके लिए आपको प्रूव करने के लिए बहुत कम लिमिटेड स्कोप रहेगा। समझ में आया ना? इसीलिए पर्सनल ओपिनियन, बट दैट शुड बी द पार्ट ऑफ लार्जर ओपिनियन। ठीक है, चलिए। ऐसे जो है वो सिर्फ एक प्लेन कलेक्शन किस चीज का नहीं है? फैक्ट्स, इवेंट्स या फिनोमेना का, बट एन असेसमेंट ऑफ पॉइंट्स एंड काउंटर पॉइंट्स ऑन देम विथ रीजनिंग, कॉसेशन एंड वे फॉरवर्ड। देखिए अब एक चीज क्या होता है, मेजरली जो हम लोग ऐसे से अभी समझते हैं, प्राइमा फेसी अगर हम आपको आज बोल देंगे कैसे लिखने के लिए, तो जो आप करेंगे, जितना दिमाग आपका चलेगा भी, वो यही होगा कि कैसे इसके लिए हम लोग कितना सारा एग्जाम्पल दे दें। अभी हम यही जानते हैं, प्राइमा फेसी जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है ऐसे के लिए, वो यही होता है कि इसमें क्या देना होगा हम लोग को? एग्जाम्पल देना होगा, कि जो जो स्टेटमेंट दिया है ये प्रूव करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल दे दें। दो चीज़ें, एग्जाम्पल जरूरी है, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं दिखाना होता है। फ्लो, स्ट्रक्चर जहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको डालने हैं, और तीसरा
कि आर्गुमेंट्स अगर मान लीजिए फॉर में दिया, कहीं कहीं जरूरत पड़ा काउंटर आर्गुमेंट देने का, तो वो दोनों साइड एग्जाम्पल्स को फिर बांटेंगे। मतलब ये कि आप जितने भी रेफरेंसेस दे रहे हैं उनको असेसमेंट उनका कीजिए, और कहीं ना कहीं जो ब्रॉडर डायमेंशन है पहले उसको डिसाइड कीजिए, फिर उसके अंदर आप पॉइंट्स को डालिए। मतलब हम लोग एग्जाम्पल ही देंगे, एग्जाम्पल देना पड़ेगा, स्टोरीज बताना पड़ेगा, लेकिन इट शुड बी अंडर प्रॉपर हेडिंग। तो पहला काम हम लोग करेंगे ना कि हेडिंग को जानेंगे कि क्या क्या इस ऐसे में हेडिंग बन सकता है। आज 3-4 एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे आप हेडिंग्स जनरेट करोगे, फिर उसके अंदर पॉइंट्स लिखने का काम करेंगे हम। ठीक है, तो ये आपको ऐसे का एक पूरा का पूरा डेफिनेशन वाला पार्ट हुआ। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या समझना है आपको, ऐसे जरूरी क्यों है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पूछे आपसे वाई ऐसे इज इम्पॉर्टेंट, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है बताइए। नहीं, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बताना है वाई ऐसे इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। 300 नंबर। ठीक है, ठीक है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ इनकलकेट करना। ठीक है, और टॉपिक। ठीक है, और ऐसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है, तो 2 चीज। पहला तो ये आपके नॉलेज बेस का कॉम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन चेक करता है। ठीक है, जो भी आपका नॉलेज बेस डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन। दूसरा आपके दिमाग का सही इस्तेमाल, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है पूरा का पूरा ऐसे। और तीसरा सबसे हाई स्कोरिंग पेपर और सबसे कम प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इसी को हिट करना है बस, बाकी दोनों छोड़िए, तीसरा पे बस ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा स्कोर लाने वाला सब्जेक्ट आउट ऑफ 3 पेपर्स, और अभी सबसे कम कॉम्पिटिटिव यही पेपर है, जो कि बच्चों को लिखना ही नहीं आता। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं ऐसे का मतलब, उनके लिए ऐसे का मतलब है एग्जाम्पल दे देना। एक एंशिएंट हिस्ट्री से अशोक उठा लिए, मेडिवल हिस्ट्री से अकबर को दे लिए, मॉडर्न हिस्ट्री से आए तो गांधी जी को उठा लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में गए 4-5 उधर से उठा लिए, डायरेक्शनलेस। तो एवरेज मार्किंग होगा ही 150, 155, तो 200, 205 ये नंबर तक जाना है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका कंपटीशन कम है। मेहनत अगर आप थोड़ा सा कर देंगे, इसमें दिमाग अच्छे से लगा देंगे और रिगरसली इसको फॉलो करेंगे, जो भी पैटर्न चलेगा क्लास का, आप आराम से 200 नंबर तक ले आ सकते हैं आराम से, क्योंकि इससे ज़्यादा हाई स्कोरिंग पेपर नहीं हो सकता। क्योंकि एग्जामिनर को यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बस यही है, जो डिमांड है वो एड्रेस हो जाए। तो यहाँ पर वो जीएस वाला भी डायमेंशन नहीं है ना कि ये पार्ट जो है छूट रहा है, छूट तो जाएगा, ऐसे में सब कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन क्या डिमांड जो था वो हिट हुआ है आपसे, बस वो चीज अगर आप कर देते हैं तो ऐसे में आपका नंबर अच्छा मिलेगा। और 4-5 नंबर ऊपर नीचे डिपेंड करता है आप किस तरह का एग्जाम्पल यूज किए हो, बाकी लोग किस तरह का, बहुत कॉमन और आपका पॉइंट यूनिक। सो ओरिजिनलिटी एंड यूनिकनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन ऐसे, और वो आपके मार्क्स को 5 नंबर ऊपर नीचे करेगा। लेकिन डिमांड अगर हिट कर चुके हैं, 180 नंबर कहीं नहीं गया, ये मिनिमम हम बता रहे हैं। और GS2 में इसको 180 नहीं ला सकते हैं आप, GS1 में सब ला रहे हैं, तो वहाँ हमारा कोई ऐसा कंपटीशन है नहीं कि हम किसी को पीछे छोड़े इस एरिया में। GS2 में तो आप है 20-30 नंबर, आप आगे किसी से जा सकते हो, बट GS1 में तो 180 तो 190 सभी ला रहे हैं, 200 ला रहे हैं। तो आपके लिए कहाँ पे ऐसे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप अभी 30-40 नंबर एक्स्ट्रा किसी से ला सकते हैं, बच्चे नहीं ला रहे हैं। पिछले बार इंग्लिश मीडियम के, और खासकर इंग्लिश मीडियम का स्कोर अगर पिछले बार का आप देखेंगे, सब का ऐसे में वो 155, 60, 155, और उनका ऐसे का पेपर अनइवैल्यूएटेड कॉपी जब हम देखे तो पहला इंप्रेशन तो यही जाएगा कि 150 भी कैसे दिए, फिर समझ में आया कि एवरेज मार्किंग, कि सब स्टैंडर्ड ऐसे 90% बच्चा लिख रहा है, तो अब मार्किंग ही उस तरह कर दिया जाए कि 150 से कम वाला बच्चा दिखाई नहीं हमको, और फिर सिमिलरली 160 से ऊपर का बच्चा नहीं दिखा इंग्लिश मीडियम में, तो सब उसी बीच में मार्किंग कर रहा है, सारा का सारा मार्किंग वहीं पे।
ठीक है ना। तो ये आपको समझना है कि सबसे हाईली स्कोरिंग पेपर भी है और अभी सबसे कम कॉम्पिटिटिवनेस इसी पेपर में देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको समझना है कि जो क्लोजनेस वाला एक पार्ट है, सबसे पहले एक्सपेक्टेशन वाले चीज़ों को अब हम लोग समझेंगे कि इस एसे के पेपर से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है एग्जामिनर का, क्योंकि वही हम लोग को एड्रेस करना होगा। वो डिमांड मीट हो गया अगर, तो आपका काम खत्म, यहीं तक सारा कुछ समझना है। तो सबसे पहला एक्सपेक्टेशन क्या है, रिमेन एज क्लोज टू द टॉपिक एज पॉसिबल। जबकि हम मतलब ही बताएं, एसे का मतलब ही यही होता है। तो प्रॉक्सिमिटी होना चाहिए, जैसे कि सिंपल सा, बेस्ट टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। अंडरलाइंग एजेंडा बताए ना क्या, प्रोक्रेस्टिनेशन को बंद कीजिए। तो यहाँ पर आप काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये वाला डायमेंशन पे रखना है, ना कि आप रूफ और सन इज शाइनिंग का मतलब समझाने लगे कि जब जो रूफ है उसको रिपेयर करने की जरूरत क्यों है। अब देखिए यही होता है मल्टी डायमेंशनलिटी का मतलब ये होता है, हम लोग जैसे डेफिनेशन बोले ना मल्टी डायमेंशनल बैनर में, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग इसको फिर हर चीज को मल्टी डायमेंशनली समझाने शुरू कर दें। ये होता है कि आप अगर चीजों को ठीक से नहीं समझेंगे तो ये करेंगे। जैसे अभी आपको मैंने जो एक एग्जांपल दिया, इसी 2-3 एग्जांपल में मैं पूरा समझाऊंगा ताकि हर पॉइंट कनेक्ट हो। कि हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड, आपका मतलब इससे क्या है, व्हाट इज द अंडरलाइंग एजेंडा इन दिस एसे। द हैंड यही वाला है, द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड, व्हाट इज द अंडरलाइंग एजेंडा। पालना हिलाने में हार्ड वर्क क्या है, हिंदी समझ लीजिए, जो लोग पालना हिलाते हैं वही दुनिया पे रूल करते हैं। बच्चे से किसी का फॉर्चून डिसाइड होता है। मदर के बारे में है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, ठीक है। और कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। जो भी इंसान पालना को हिलाता है वही आगे जाके दुनिया पे राज करता है या रूल करता है। नर्चर द फ्यूचर, ठीक है। और कोई, वुमेन एम्पावरमेंट। लास्ट बेंच, ऋतिक पॉइंट बताइए। स्ट्रगल करके, युवराज। वुमेन एम्पावरमेंट, हाँ आप बताइए। अमरजीत, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट। आप सब लोग ओके। शेपिंग द फ्यूचर बाय वुमेन। स्टार्टिंग में अगर कोई मतलब वही जो नर्चर वाला उन्होंने बोला ना, वही कि अगर स्टार्टिंग में कोई पाले को बना रहा है, फ्यूचर में जाके वो ऐसा रूल करेगा, मतलब स्टार्टिंग में अगर कुछ वो अपना दे रहा है तो फिर वही जाके तो अपना हार्ड वर्क या समथिंग सेम वुमेन एम्पावरमेंट। हाँ ठीक है, आप उन्हें बता दिया था वो। हाँ, जर्नी पूरा जर्नी स्टार्टिंग से फ्यूचर तक का, ठीक है। हाँ निशु, मदर का रोल। लो फेज टू हाई फेज, उसमें एक वुमेन का भी रोल दिखा सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट नहीं मालूम। हार्ड वर्क, नर्चरिंग द कैरेक्टर फ्रॉम बिगिनिंग, यही वाला। देखिए अब यहाँ पर समझिएगा, एक सिंपल सा चीज समझिएगा। यहाँ पर भी आपको वही चीज बोला गया कि जो हमारा क्लोजनेस या प्रॉक्सिमिटी वाला पॉइंट है, ये
इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपको इसका अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होगा तो आप डेविएट करेंगे। जैसे इस एसे को यूपीएससी के अंदर जब बच्चों ने लिखा तो 3 डायमेंशंस इसके ऊपर बने। एक डायमेंशन बना कंप्लीटली मदर ओरिएंटेड, ये सीधा रिजेक्ट होगा। हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल, ये पालना, माँ हिला रही है, कहाँ लिखा हुआ और कौन बोल रहा है कि ये बात है? ये बहुत मायोपिक विजुअलाइजेशन है किसी भी सेंटेंस का। हम भी अपने लाइन में एक बार भी नहीं बोले कि हम बोले जो भी इंसान, तभी नहीं कोई कैच कर रहा है यहाँ पे। एक सेकेंड, अभी आप समझिए अब इस चीज को, ठीक है ना। पहला चीज ये हो, तो पहला बच्चा जो जिन्होंने भी मदरली ओपिनियन दिया 80-90 नंबर, मतलब बहुत कम नंबर है उनको, छोड़िए हटाइए। दूसरा विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट और अलग अलग डायमेंशन से कनेक्ट करने पर भी यहाँ पे क्या हुआ है कि आप अगेन एक स्टीरियोटाइपिंग को करके छोड़ दिए अपने थॉट को, जबकि ये भी ऐसे का डिमांड नहीं था। द डिमांड ऑफ दिस पर्टिकुलर एसे वाज सोशलाइजेशन। अगर हम एक वर्ड में इसको सम अप करें तो सोशलाइजेशन। नाउ यू हैव टू पुट अ रोल ऑफ पेरेंट्स इन दैट एज अ मेन डायमेंशन, and after that role of teachers, role of leaders। समझ में आ रहा है बात ना? क्या था ये? सोशलाइजेशन के ऊपर है। तो यहां पर अब कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, जो क्रैडल लिखा हुआ है यहाँ पे ना, इस क्रैडल को उन्होंने क्या इंटरप्रेट किया, आप समझिए कहां कहां तक जा रहे हैं लोग मल्टी डायमेंशनल के चक्कर में। स्टार्टअप, क्रैडल मतलब स्टार्टअप, सरकार इसको अच्छे से हिलाएगा तो ये आगे जाके फ्लिपकार्ट बन जाएगा। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ एनी थीम। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक एक वर्ड पकड़ रहे हैं। क्रैडल के क्या क्या मतलब हो सकते हैं? क्रैडल का मतलब थोड़ी आपको मल्टी डायमेंशनली समझना है, इसका जो एसेंस है इसको मल्टी डायमेंशनली समझाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीपीएससी ने एसए का प्रॉपर सिलेबस कुछ नहीं बताया, लेकिन जो यूपीएससी का सिलेबस है हम उसी से पॉइंट उठा के आपको बता रहे हैं कि वहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किस चीज के ऊपर किया हुआ है, और वो है रिमेन एज, उसी का लाइन है प्रॉपर, रिमेन एज क्लोज टू द टॉपिक एज। तो ऐसा तो नहीं है कि एसए का पैरामीटर यूपीएससी का और बीपीएससी का चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है सेम ही रहेगा। और हम आपको इसके लिए इसका बैकिंग भी दिखा रहे हैं कि इसका हिंदी मतलब ही यही कहता है कि क्लोजली बाउंड रहना है आपको टॉपिक से। तो आप क्लोज कब रह पाएंगे, जब आप इसको समझ पाए क्या कह रहा है। नहीं समझ पाएंगे तो यही होगा, जैसे अभी क्लास में दिखा ना, सिर्फ 2-3-4 लोग ही हैं जो लोग इसको एक ओवरऑल कनेक्ट कर पाए थोड़ा बहुत, कि हाँ जो फाउंडेशन से लेकर ऊपर तक यानी सोशलाइजेशन पे क्वेश्चन है, उसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, अलग अलग लोगों का रोल हो सकता है नर्चर करने के लिए। ये बच्चा और जो पालना है और इसको जो हिलाने की बात हो रही है, दैट इज नॉट अबाउट मदर एंड चाइल्ड। इसका एक जो मैसेज है, इसका जो थीम है, आपको उसको समझना है और उसको फिर क्या करना है, मल्टी डायमेंशनली कनेक्ट करना है। समझ में आया बात था? चलिए अगला एक्सपेक्टेशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको बताया, कन्विंस द रीडर विथ रिस्पेक्ट टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपने जो भी व्यू को समझा है उसको कन्विंस करना। इसीलिए कहा ना कौन सा व्यू चुनेंगे, लार्जली एक्सेप्टेड व्यू, बिकॉज यू विल हैव पॉइंट्स टू सब्सटेंशिएट योर पर्सनल व्यू ऑल्सो। समझ में आया ना? अब जैसे कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं, 800 वर्ड में ऐसे लिखना है। अगर आप लोग सपोज मदर का एग्जाम्पल लिए होते हैं, अब आप बताइए आपके पास कितना पॉइंट आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल। फिर पता चलता क्या, अब याद करने बैठेंगे अशोक की माँ का नाम क्या था, गांधी जी की माँ का नाम क्या था, क्योंकि एग्जाम्पल तो 3-4 ही मिलेगा जहां माँ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट दिखा हो। समझ रहे बात को ना? तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि अगर आप ठीक से समझे नहीं है तो फिर आप क्या नहीं कर पाएंगे, कन्विंस नहीं कर पाएंगे किसको, रीडर को। और कन्विंस नहीं किए मतलब आप अपना पर्सनल व्यू को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है आपकी बातों में, तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे जिन लोगों ने सपोज वो स्टार्टअप और ये सब चीज को लिया, कन्विंस कैसे कर पाएंगे एग्जामिनर को, कन्विंस नहीं कर सकते। तो कन्विंस अगर आप किए नहीं तो आपका जो व्यू है, बहुत लोग हो सकता है कि गलत व्यू ही स्टार्ट कर दिए बट कन्विंस कर दिए किसी भी तरह से,
फिर भी चल जाएगा एक बार को, लेकिन अगर आप ऐसा कोई व्यू लेंगे जिसपे कि पॉइंट्स ही ज़्यादा नहीं है तो आप कन्विंस नहीं कर सकते, ये तो आपको मानना पड़ेगा। समझ में आया ना? अगला एक्सपेक्टेशन पे आते हैं, अरेंज आर्ग्यूमेंट्स इन ऑर्डरली फैशन। ये भी मिसिंग रहता है ऐसे में। क्यों मिसिंग रहता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग की कमी। ब्रेनस्टॉर्मिंग की कमी क्यों? कि हम लोग क्या किए, बहुत समय दिए नहीं कि किस तरह से फ्लो बनाना है ऐसे का। अब हमको चलते चलते पॉइंट याद आना शुरू हो रहा है, हम लोग उसको डालते जा रहे हैं, और लास्ट में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल लिखना शुरू किया, कोई मान लीजिए कोई भी एक सेक्टोरल अप्रोच पे क्वेश्चन लिख रहे थे सपोज, तो वहाँ पे दिखाया कि हाँ सोसाइटी के ऊपर इसका क्या क्या असर पड़ा है। तो पहला एग्जाम्पल उठाए सपोज, अचानक उनको याद था पहले, इसीलिए शुरू किए वहीं से कि हाँ अशोक के ऊपर एक एग्जाम्पल हमारे पास है, लिख दिए। अब बीच में कुछ नहीं ध्यान आ रहा है, चले गए सीधा मान लीजिए गांधी जी पे, लेकिन चूंकि आप लिखते लिखते आपका ना दिमाग खुलते जाता है और आप पढ़े हुए हैं चीज़ों को तो फिर कनेक्ट भी करते हैं। तो अब जैसे गांधी जी आप लिख चुके हैं तो आपके दिमाग में फिर अब एक चीज़ आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे तो हम लोग ये अकबर वाला पॉइंट भी डाल सकते हैं, या हम लोग भक्ति सूफी से भी कुछ पॉइंट डाल सकते थे। अब क्या हो गया, खिचड़ी बन गया, एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिएवल। और उसी बीच में अचानक से क्या होगा कि जो गांधी जी का आइडियोलॉजी, ऑब्वियस ही बात है, या जो हम लोग बात करते हैं, जो भी कोई अशोक जैसा एम्पायर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें आज की दुनिया में भी दिख जाती है, रिफ्लेक्शन दिखता है कि नहीं दिखता है। तो वो क्या करते हैं ना, तुरंत फिर कंटेम्प्रेरी एक एग्जांपल दे देंगे, एज इट कैन ऑल्सो बी सीन इन द रिसेंट रशिया यूक्रेन वॉर, ये वो। अब ये क्या हो रहा है, अपने आर्ग्यूमेंट्स को आप ऑर्डरली मैनर में प्रेजेंट नहीं कर रहे, तो ये कंफ्यूजन दिखाएगा किसको, एग्जाम में। समझ रहे बात को? तो ये कंफ्यूजन जो स्टेट है ना, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग पे काम करना आप, और ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करना हम अभी बताएंगे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए 2 अलग अलग फेज होता है। तो जब तक आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके पूरा फ्लो नहीं बना लिए हैं विथ एग्जांपल्स, तब तक लिखना शुरू नहीं करना है। और हम इसके लिए बता देते हैं, समय है आपके पास। जीएस का आंसर आप लिखते हैं 20 मिनट में, कितना पेज, 4 पेज, कितना पेज, 8 पेज का ऐसे लिखना है, कितना मिलना चाहिए, 40 मिनट, कितना मिल रहा है, 1 घंटा। 20 मिनट किस लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो कोई समय का कमी नहीं है कि आपको उसमें कोई कटौती करने की ज़रूरत पड़े। बहुत अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है 15 से 20 मिनट के अंदर। जब तक पूरा फ्लो हम नहीं बना लिए, लिखना ऐसे नहीं शुरू करेंगे, नहीं तो फिर ये मिसिंग होगा, अगेन आंसर वही 150 नंबर रह जाएगा। कोई दिखाता है ना ऐसे का पेपर ला के, हमको 150 नंबर मिला है, 300 में 155 मिला है, तो हम बोलते हैं कि हमको दिखाओ 145 उसको मिला है, सबको इतना मिला है। तो ये 150 नंबर किसी का ऐसे में अगर 300 में बीपीएससी में आ रहा है तो बहुत अच्छा ऐसे का स्कोर नहीं है, हम बता दे रहे हैं। 175 से नीचे इज नॉट अ गुड स्कोर एट ऑल इन ऐसे पेपर। 206 नंबर लाया है पिछले बार का टॉपर। मीडियम छोड़िए, 206 आया मतलब इतना स्कोर देगा कि नहीं दे सकता है वो। हमको क्या देखना है, कितना स्कोर दे सकता है, मैक्सिमम तो उसी से नापा जाएगा। जैसे GS2 में हमसे कोई बोलेगा तो 185 एक स्टूडेंट का स्कोर हम देखें अपने आंख से, तो हम बोल सकते हैं ना कि इतना तक दे सकता है। हालांकि 170-75 से ज़्यादा नहीं मिल रहा है अभी के बच्चों को, लेकिन हम अगर एक स्कोर देखें, मतलब ये इट इज़ द मैक्सिमम रेंज, दे कैन गो टिल दिस। तो ऐसे में भी कहाँ तक जा सकते हैं, 206 तक तो जा ही सकते हैं, इतना तो दे रहे। तो इसीलिए आपको आर्ग्यूमेंट्स को एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये चीज़ आप ना ऐसे नहीं, ये बिना प्रैक्टिस के नहीं सीख पाएंगे। ये जितना आप ऐसे लिखोगे उतना आप सीखोगे किस तरह से फ्लो मेंटेन करना है, जो कि उतना आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और उतना आप यूज्ड टू हो जाएंगे इसको लेकर, ठीक है ना। चलिए अब कंसाइज प्रेजेंटेशन। कंसाइज प्रेजेंटेशन क्यों, बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारा डायमेंशन है, 8 पेज है। 1 पेज इंट्रोडक्शन में जाएगा, आधा पेज कंक्लूजन में जाएगा, तो लगभग 6.5-7 पेज हैं। और इसमें हमको बहुत चीज़ों को कवर करना है, एग्जाम्पल भी देना है, एनेक्डोट्स, कहानियाँ भी बतानी है, कोट्स भी यूज़ करना है, ज़रूरत पड़ा कहीं गीता का श्लोक भी यूज़ करना है, मतलब कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट सब यूज़ करना है। और सबके लिए कितना जगह मिल रहा है, 6.5-7 पेज। तो कंसाइज रहना है। और अगेन कंसाइज को कनेक्ट कीजिए क्लोजनेस से, जो ये कंसाइज आप खुद हो जाइएगा जब आप थोड़ा भी डेविएट नहीं कर रहे। तो कोई
पॉइंट उठाएं अगर आप, जैसे रोल ऑफ टीचर आपने उठाया वो क्रैडल वाले में, तो टीचर के रोल से अब आप इसको एक लाइन में एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद उसके जो एग्जाम्पल्स में आप दिखाना शुरू कर दीजिएगा। आप एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बहुत सारे लोग आप जिक्र करेंगे, बट टू द पॉइंट रहेगा वो कि कैसे वो कनेक्ट क्या होना चाहिए, रूल द वर्ल्ड वाला पार्ट, वही चीज़, ठीक है ना, ये ध्यान देना। और एक चीज़ हमेशा जब आप प्रेजेंटेशन या जब आप ऐसे लिख रहे हो, तो जब कभी भी आप एक या दो पेज कंप्लीट होने वाला हो ना, पैराफ्रेज द थीम। पैराफ्रेज द थीम करने से क्या होता है, मतलब वापस से उस थीम का एक बार जिक्र करिए, ठीक है ना। जीएस में लोग बोलते हैं रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, बट ऐसे में आप 3 बार यूज कर सकते हो सेम चीज को बार बार। तो पैराफ्रेज करने से क्या होगा, एग्जामिनर को ये दिखेगा कि आप एकदम क्लोजली अभी भी इससे रिलेटेड हैं, क्योंकि आप जो एग्जाम्पल या जो बात बताना चाह रहे हैं आप इसी के कॉन्टेक्स्ट में ही दिखाना चाह रहे हैं। तो हर पेज में 2 बार नहीं, बट 1.5 पेज के बाद, 2 पेज के बाद आपको उसको दोबारा से पैराफ्रेज जरूर कीजिए कि हाँ यही टॉपिक हमारा था, फिर उसके बाद अगला सेक्टर को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है यहाँ तक। चलिए, देन इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन। इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन में कुछ एरियाज है जिस पे काम करना है, खासकर हम लोगों को, जो हम लोग बिहार से पढ़े लिखे हैं उनके लिए। सबसे पहला यहाँ पे आपको दिखेगा गुड लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, अच्छा। फिर क्या होना चाहिए, और लेजिबिलिटी। एक तो थोड़ा सा राइटिंग जिनका खराब है, ऐसे में आप लोगों को धीरे धीरे लिखना है, समय है तो धीरे धीरे लिखेंगे, लेकिन राइटिंग के ऊपर कोशिश कीजिएगा कि ठीक रहे। और डिसेंट ग्रामर, अगर ग्रामर खराब है, अगर सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत है, जैसे कुछ लोगों की कॉपी अभी हम देख रहे थे वीकेंड टेस्ट का, तो हम लोग को लगता है कि प्रीपोजिशन ये सब जो है पढ़े हैं उसको जरूरत उतना है नहीं, पढ़ा दिया बचपन में, बट इस आर का क्या जरूरत है। तो हम लोग क्या करते हैं, बस मोटा मोटा वर्ड्स लिखते हैं, और इसका पर्पस क्या है, और मतलब वजह क्या है इसका, एग्जामिनर समझ जाएगा। एग्जामिनर ये समझेगा कि आपका इंग्लिश बहुत तंग है, ठीक है ना। और वैसे तो एग्जामिनर को पूरा आंसर है मालूम है, तो लिखिए मत, खाली पेज दीजिए, तुम समझ जाना। तो जीएस में एक बार को ओवरलुक कर भी दिया अगर, ऐसे में ग्रामर ये सब का गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ रीज़न है कि इतना समय ऐसे के लिए मिल रहा है आपको लिखने के लिए, और वो यही रीज़न है कि आपको हर चीज़ सोच समझ के फ्रेम करना है। तो उसमें ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ऐसे जहाँ जो बेसिकली नॉलेज ही किसका चेक कर रहा है अदर देन कॉम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन, आपका राइटिंग स्किल ही तो चेक हो रहा है ना ऐसे में, और वही खराब होगा तो वो नहीं होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा, एक्सप्रेशन जो भी आप समझे हैं, जो नीड है सब्जेक्ट और थीम का, उसके अकॉर्डिंग ही एक्सप्रेशन देते चलना है। अगेन क्लोजनेस वाला पार्ट को हम बार बार हिट इसीलिए करा रहे हैं कि आपका जो भी एक्सप्रेशन होगा अपने राइटिंग में, वो हमेशा डिमांड जो है, नीड जो है, उसको एड्रेस करता हुआ दिखे, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल फॉर्म में चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। सो करेक्ट मेथड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है 2 फेजेस में, ठीक है। पहला फेज में ब्रेनस्टॉर्मिंग किसका करना है, स्ट्रक्चर, नॉट एग्जाम्पल। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब हम लोग को ये नहीं समझना है कि क्या क्या एग्जाम्पल लिखना था, ये सेकेंड स्टेज है। ब्रेनस्टॉर्मिंग द स्ट्रक्चर मतलब आपको कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करना, जो अभी हम थोड़ी देर में कराएंगे आप लोग से। कंपोनेंट्स, और हर ऐसे में 5 से 6 कंपोनेंट जनरेट होता है। टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें भी बताए थे हम, फिर आज भी दिखाएंगे। जो सारे कंपोनेंट्स का अगर आप देखोगे तो पॉसिबिलिटी है 10-12 कंपोनेंट्स एक्सप्लोर करने की। आप हर टॉपिक में जो ऐसे का आप चूज करेंगे, आप 5 से 6 ऐसे कंपोनेंट्स को ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। और कंपोनेंट्स के बाद क्या चीज को इंक्लूड करना है, एग्जाम्पल, कोट, एनेक्डोट है तो वो सब। डायरेक्ट अगर एग्जाम्पल को किए तो वही हो जाएगा, फ्लो मिस हो जाएगा। क्योंकि हमको किस एग्जाम्पल को किस हेडर के अंदर डालना है ये समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद काम आसान है, मेरा ही क्लास खत्म होगा तो आपके पास लगभग हर टॉपिक पे वुमेन के ऊपर 20 कोट दे दिए, वुमेन के ऊपर 10 स्टोरी बता दिए, तो किसके पास कंटेंट नहीं होता होगा। मार्केट में भी किताबें मिल रही हैं ऐसी,
प्रॉब्लम कहाँ आता है कि हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग में यही ढूंढना शुरू कर देते हैं, अच्छा यहाँ क्या कोड डाले, कौन सा एग्जाम्पल यूज करे, कौन सा कहानी बता दे। वुमेन के ऊपर आया लिज्जत पापर का, तो शुरू कर दिया उसको लिखना। पहला काम क्या करना है कि वो लिज्जत पापर वाला एग्जाम्पल अगर देना भी है तो किसके अंदर लिखेंगे, कौन सा पैराग्राफ में लिखना है, वो फ्लो, वो कंपोनेंट नहीं बनेगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो पहला काम ब्रेनस्टॉर्मिंग किस पे करना, कंपोनेंट्स पे, फिर उसके अंदर के डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना। ठीक है, ये चीज पे काम करना। अभी आप लोग से कराएंगे, एक एक्सरसाइज भी हो जाएगा। ठीक है, अगर सम अप करना हो कि एक अच्छा एसे जो है उसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो डेफिनेट पर्पस होना चाहिए, मतलब कि आप डेविएटेड नहीं, आपको मालूम था इसका थीम क्या था। कोहेरेंस मतलब वही पार्ट कि आप जो ऐसे है उसको कैसे करेंगे, ऑर्डरली मैनर में। ब्रीविटी एंड कॉम्पैक्टनेस मतलब वही कंसाइज प्रेजेंटेशन होना चाहिए, बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं दिखना चाहिए। लूसिडिटी मतलब एक अच्छा राइटिंग फ्लो, बहुत लूसिड राइटिंग आपने किया, बहुत अच्छा फ्लो यूज किया है। फ्लो अच्छा यूज करने का मतलब ये नहीं कि अब आपका वोकैबुलरी एवरेज है तो आपको वो गलत मानना है, नहीं। वोकैबुलरी किसी का बहुत अच्छा है, किसी का खराब है, ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कभी भी ऐसे में। आप यूज कर लिए अच्छी बात है, बट अगर जो भी वोकैब आपने यूज किया है वो एक लूसिड मैनर में प्रेजेंट हो रहा है, सेंटेंस पढ़ने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ओरिजिनलिटी, क्यों ओरिजिनलिटी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे के ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत कॉमन है, जैसन बोबा ऐसन कटबा, पिछला बार का ऐसे है, तो इसको सबको लोग अटेम्प्ट इसी को किए, 80% बच्चा इसी को अटेम्प्ट किया, तो आपका ऐसे अच्छा स्कोर कैसे लाए? ओरिजिनलिटी, कि आप अपने ऐसे में कितना चीज जो है वो इंडिजिनस दिखा रहे हैं, ओरिजिनल दिखा रहे हैं। आपके एग्जाम्पल्स जो आप जो पॉइंट्स यूज कर रहे हो वो कॉमन ना हो, ये कोशिश करना है। तो ओरिजिनलिटी इंश्योर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आप ऐसा चूज करोगे लिखने के लिए जो लगभग मेजॉरिटी चूज कर रही है। समझ में आया ना? तो ये एक अच्छे ऐसे का फीचर आप कह सकते हो। नाउ एक्सपेक्टेशन को कैसे फुलफिल करना है, तो सबसे पहला चीज ऐसे चूज करना हम वो सिखाते हैं कि कौन सा ऐसे आपको चूज करना है। जैसे 3 सेक्शन है, हर सेक्शन में कितना ऐसे रहता है? 4। आप एक चूज करते हैं, ये चूज करना सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन। अब इसमें 2-3 चीजों को ध्यान में रखिएगा, और चूज करने के लिए जो पॉइंटर्स है वो हम आपको बताएंगे अभी। पहला चीज तो ये एक मेजर हमारा मानना है, ये रहता है कि बहुत कॉमन अगर ऐसे है ना तो वो चूज मत करो, क्योंकि ज़्यादा लोग लिखे हैं एवरेज मार्किंग मिलेगा। अब हम आपके सामने 2 सिचुएशन रखते हैं। एक सिचुएशन था कि जिसका मतलब आपको बहुत अच्छे से मालूम था लेकिन कॉमन टॉपिक था, और दूसरा कि एक ऐसा थीम था जिसका मतलब आप बहुत क्लियरली समझ नहीं पाए हैं, थोड़ा यूनिक है लेकिन आपको लग रहा है आप लिख लीजिएगा क्योंकि कुछ कंटेंट है इसके बारे में मेरे पास। थीम का मतलब नहीं मालूम लेकिन कंटेंट हम कनेक्ट कर सकते हैं। कौन सा ऐसे चुनना चाहिए? कॉमन टॉपिक हो और पता हो, बिल्कुल। कभी भी बहुत बच्चा ये गैम्बल करता है और हर बार बच्चा पिटा है, क्योंकि आपको हम स्टार्टिंग से अभी शायद 10वीं बार बता रहे हैं कि ऐसे का मतलब प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस टू द टॉपिक। और अगर आप उस टॉपिक का मतलब नहीं जान पाए अभी तक, उसका थीम क्लियर नहीं हुआ दिमाग में, आप कुछ कर लीजिएगा, आप एक अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते। तो ऐसे चुनने का 4 पैरामीटर है। जब आप पढ़े चारों ऐसे तो आप तुरंत ये चारों पैरामीटर चेक कीजिएगा और डिसाइड कीजिएगा। सबसे पहला इंटरप्रिटेशन, क्या उस थीम का एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट एसेंस आपको पता है? सबसे पहला काम यही है। जैसे आप सेंटेंस पढ़े, अब हो सकता है वो कॉन्टेम्प्ररी में भी होगा, तो रिसेंट समय का कोई चीज होगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बून और बेन, क्वेश्चन पूछ दिया। जो भी थीम है आपको उसका एग्जैक्ट एसेंस या मीनिंग पता है कि नहीं है। अगर पता है तो एक पॉजिटिव साइन है, बढ़ सकते हैं आगे। बट दूसरा, क्या उस टॉपिक को आप 6 से 7 डायमेंशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्योंकि मिनिमम इतना डायमेंशन देना होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछना है वो पढ़ के ब्रेनस्टॉर्मिंग के समय, क्या इस पर्टिकुलर ऐसे या थीम पर हम 6-7 डायमेंशन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन,
एग्जाम्प्लिफिकेशन, क्या वो 6-7 डायमेंशंस के लिए मेरे पास एग्जाम्पल है? सिर्फ एक्सप्लेन करने से हो जाएगा ऐसे? नहीं। तो क्या वो 6-7 डायमेंशन के लिए मेरे पास एग्जाम्पल है? पहले इस पे काम करिएगा। अगर एग्जाम्पल है तो चौथा पॉजिटिव साइन पे आप जाएंगे, प्रिस्क्रिप्शन, कि आप जो अंडरलाइंग फिलॉसफी है उसके लिए खुद की तरफ से क्या क्या चीजें सजेस्ट कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? डॉक्टर क्या करता है? प्रिस्क्रिप्शन देता है। तो मतलब ये तीनों के बाद अब आपका जो ओपिनियन और व्यू है वो अगर आप दे सकते हैं तो आप उस एसे को चूज कीजिए। समझ में है? और अगर हम लोग इसको रैंक देने जाएं कि हाँ कौन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाए, तो इंटरप्रिटेशन। चूंकि मीनिंग अगर समझ में आ गया तो पहले एग्जामिनर को एक पॉजिटिव इंप्रेशन ऑलरेडी दे देगा कि हाँ ये मतलब तो समझ गया है, ठीक है थोड़ा कंटेंट कमी है। लेकिन मीनिंग ही नहीं समझ पाए और आप एग्जाम्पल देने लगे गलत, तो ये पूरा का पूरा ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्या चार चीज पे ध्यान देना है? पहला, इंटरप्रिटेशन मीन्स द थीम इज क्लियर टू यू और नॉट। सेकेंड, explanation, am I able to explain that particular dimension, that particular topic in 5 or 6 dimension. Exemplification मतलब क्या मेरे पास उन सारे डायमेंशंस के लिए एग्जाम्पल्स हैं, एनेक्डोट्स नहीं भी है, एग्जाम्पल है कि नहीं है। और प्रिस्क्रिप्शन, क्या मैं उस टॉपिक के लिए कुछ ओपिनियन मतलब अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि नहीं, हमारा अपना कुछ पर्सनल व्यूज उसके लिए है, आर्गुमेंट्स है कि नहीं है। ये चार चीज़ों को डिसाइड करके आप क्या करेंगे, कोई भी ऐसे को चूज करेंगे। तो इसीलिए वो यूनिक वाला अप्रोच कि हाँ ये बहुत कम बच्चे चुने होंगे, इसको चुनते हैं तो आप कम बच्चे में ही रह जाइएगा। ठीक है ना? वो ध्यान देना आपको। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब देखिए जो टूल्स है कि कैसे हम लोग को डिसाइड करना है क्या क्या कंपोनेंट्स बनना चाहिए, उसको अगर हम लोग समझे तो इतने सारे टूल है, इसी में से 5-6 आपको एक्सप्लोर करना होगा। हम दे देंगे इसका पीडीएफ, लिखने का कोई जरूरत नहीं है आप लोग। ठीक है ना? तो क्या क्या कंपोनेंट्स डेवलप आप किसी टॉपिक में कर सकते हैं उसका एक क्रक्स यहाँ पे दिखा रहे हैं हम। जैसे कोई स्टेटमेंट था तो वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट अगर है तो उसका क्या चीज चेक करना, वैलिडिटी को इंश्योर करना। तो अगर उसके मान लीजिए कोई स्टेटमेंट जैसे हमने कहा ना कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी को हर तरह से एग्जामिन करना कि क्यों ऐसा है। और ये चीज अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये यहां से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा जो सबसे कॉमन यूज कंपोनेंट का थीम है। आज इसका एक एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। व्हाई स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, डायमेंशन, व्हाई स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, हाउ इट विंस द रेस। समझ रहे बात को ना कि ये कंपोनेंट्स को डिफाइन कर लेना अपने दिमाग में कि हाँ इसमें क्या क्या कंपोनेंट जाएगा। और ये कंपोनेंट जो फिलोसफिकल ऐसे होता है खासकर, उसमें ये सबसे ज्यादा यूज्ड कंपोनेंट, व्हाई, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब। ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है कॉजेज और रीजन। तो अब आप एक कंपोनेंट ये निकाल सकते हैं, आखिर ये क्यों, ये स्टेटमेंट जो था या ये जो कहा जा रहा है कि ये सच है, क्यों ऐसा है। इस चीज को एक्सप्लोर अलग से भी आप कर सकते हो। कोई और दूसरा स्टेटमेंट भी आएगा जैसे हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड, क्यों ऐसा है, तो उसका कॉजेज और रीजंस को एक्सप्लोर करना। देन इश्यूज, क्रिटिसिज्म, कंसर्न और डिसएडवांटेज। अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप्स आर मेंट फॉर। तो अब आप आएंगे किस चीज के ऊपर, ये वाला एस्पेक्ट एक्सप्लोर इसमें हो सकता है कि शिप हार्बर में क्यों नहीं रहना चाहिए, उसका क्रिटिसिज्म करिए। देन नीड, बेनिफिट, सिग्निफिकेंस, what will be the significance if the ship is in, or you can say the ship is sailing in the ocean, तो उसका नीड, सिग्निफिकेंस वाला पार्ट एक्सप्लोर करना। इम्पैक्ट, इम्प्लीकेशन, कि कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ था उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट ऐसा रहेगा जहां पर आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। दोनों ऑप्शंस मींस that particular statement can also have certain counter arguments. जैसे example, simplicity is the ultimate sophistication.
सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन अगर ये स्टेटमेंट पूछा जाए तो देयर आर फ्यू सर्कमस्टांसेस व्हेन कॉम्प्लेक्सिटी कैन ऑल्सो रिजल्ट इन लार्जर गुड। आप अगर उस एक्सप्लेन करते मतलब ये क्या चीज की बात हो रही है, डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटी ऑफ स्टेटमेंट। लास्टली जब आप ऐसा ओपिनियन अगर ये वाला कंपोनेंट आप चुनते हैं तो कंक्लूजन के टाइम पे आप क्या करोगे, जो आपका पर्सनल ओपिनियन था जिसको आप पुश कर रहे थे आप उसी पे कंक्लूड करोगे, लेकिन यू कैन हैव अ डायमेंशन वेयर यू विल आल्सो से दैट फ्यू ऑफ द आर्गुमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट दिस थ्योरी, बट आप जिस आर्गुमेंट को लेकर चलेंगे आपको क्या करना है, उसी को कन्विंस करना है कि ये ही क्यों सही है, बट यू कैन शो डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज। जैसे सिंपल AI बेन और बून, क्या होगा उसमें सिमिलैरिटी डिफरेंसेस, कि बेन क्यों है बून क्यों है। देन कॉन्टेम्प्ररी रेलिवेंस, फिलोसफिकल में इसको जरूर यूज कीजिए। अभी के समय में इस जो आइडियोलॉजी, ये जो थीम था ऐसे का, ये जो एसेंस था, इसका अभी के समय में क्या रेलिवेंस है, इसको एक्सप्लोर जरूर करना है, खासकर किस वाले में, फिलोसफी। कॉन्टेम्प्ररी मतलब तो रिसेंट ही क्वेश्चन पूछा हुआ, बट फिलोसफिकल में अभी का जरूर डायमेंशन मेंशन करिए आप। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये आप डायमेंशन दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये करेगा आपको बैक करेगा स्टेटमेंट को कि अगर ये स्टेटमेंट सही है इसीलिए तो सरकार ये सारी चीजें कर रहा है। तो ये एक तरीका है आप अपने स्टेटमेंट को बैक कराने का कि आप क्या मेंशन करा दो, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव या स्टेप्स टेकन। और वे फॉरवर्ड व्हाट कैन बी डन, यानी कि हाउ द शिप कैन बी मूव फ्रॉम हार्बर टू ओशन, तो क्या करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये आपके अगेन ऐसे में होना जरूरी है। अब ये जितने डायमेंशन मैंने कहे हर ऐसे में सारा डायमेंशन नहीं, आपको कितना चुनना है, 5 से 6। हो सकता है कोई सिर्फ यही वाला डायमेंशन में 5 उठा लिए, 5, कोई दिक्कत नहीं, बट 5 से 6 डायमेंशन होना जरूरी। समझ में आया? एग्जाम्पल अब आप खुद इस पर ट्राई करेंगे। सो इसके कंपोनेंट्स आप लोग लिखिए, ब्रेनस्टॉर्म द कंपोनेंट्स ऑफ दिस एसे, कॉपी में सभी लोग। बहुत मेहनत का चीज है लेकिन बहुत फ्रूटफुल है। हम बताए थे ना उस दिन किस तरह सोचना है, मतलब मॉनेटरी बेनिफिट हर चीज में फायदा। तो 200 नंबर, तो इसीलिए जंग लगा है उसको निकालिए। श्रेष्ठ कागज क्या होता है, उसे घसना है। A ship in harbor is safe, but that is not what ship is for. कंपोनेंट सिर्फ कहानी और एग्जाम्पल नहीं हम बोल रहे हैं, क्या क्या इसमें हेडर्स आप बना सकते हैं वो बनाइए। So, something समझ में नहीं आ रहा। क्या चीज समझ में नहीं आ रहा? लाइन समझ में नहीं आ रहा। जैसे एक जहाज किनारे पे सुरक्षित है, लेकिन जहाज का काम ये नहीं है कि वो किनारे पे पड़ा रहे। सलमान खान गाड़ी चला रहे हो तो वहां भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन
डायमेंशंस। चैट में इसमें समझ नहीं आया जो हेडर हम लिखे थे वो 6-7 वो वाई हाउ वाट वो एक्सप्लोर करना। एक एग्जांपल दिया मैं शुरू में जा सकूंगा क्योंकि मैं उसको बिगिन नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे देखिए ये स्टेटमेंट है वाई इट इज़ सेफ इन हार्बर, ये एक हेडर। वाई इट नीड्स टू गो टू ओशन, इस तरह का हम कंपोनेंट जोड़ रहे हैं। चीज़ों में हो सकता है इसका फिर एग्जांपल पे चले गए हम। कंपोनेंट यही तो हम बोल रहे हैं, कंपोनेंट्स एक्सप्लोर कीजिए। देखिए ऋतिक ठीक है। कितना लोग का हुआ पॉइंट? यहाँ पे अभी हम दिखाएंगे पॉइंट्स, आपको देखना है कि आप कितना अभी तक कितने क्लोज आप जा पा रहे हैं इस चीज़ों को। पहला चीज़ तो देखिए कुछ लोगों के जैसे हम देखिए अभी पॉइंट्स में तो स्टार्टिंग ठीक है, एक पॉइंट तो लिख दिए कि वाई द शिप इज इन हार्बर, वाई इट नीड्स टू गो टू ओशन, ये एक डायमेंशन। फिर उसके बाद आप ये लिख रहे हैं जो जैसे कुछ लोगों ने लिखा एग्जाम्पल
गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये एग्जाम्पल, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, एनेक्डोट, ये जो पार्ट्स की जब हम बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल हमको खासकर अगर हमको देना है कोई भी चीज़ में, तो एग्जाम्पल वही हेडर्स के अंदर देना है, ये एक कंपोनेंट नहीं है। यही हम थोड़ी देर पहले समझाएं आपको कि ब्रेनस्टॉर्मिंग किस पे करना है, कंपोनेंट्स पे, फिर उस प्रत्येक कंपोनेंट के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया बात। तो जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, अगर हमको बोला जाए कि क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो सबसे पहला अब आप मिलाएंगे कौन कौन सा पॉइंट आपने लिखा या सोच पाए हैं आप, उस तरह से आपको सोचना है। वाई शिप इज सेफ इन, क्यों कोई भी जहाज किनारे पर सुरक्षित है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ शिप, या क्यों ये जरूरी है कि उसको क्या छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कहा है ना उसका ये पर्पस नहीं है कि वो हार्बर पे रहे, तो आखिर क्या उसका पर्पस है और क्यों जरूरी है हार्बर को छोड़ना। हाउ इट कैन फुलफिल इट्स पर्पस, वो अपना पर्पस कैसे फुलफिल करे, सेलिंग अक्रॉस द ओशियन। अब इसमें एग्जांपल देंगे कि हाँ किस तरह से कर रहे हैं लोग। डिफिकल्टी इन लीविंग द हार्बर, कोई क्रक्स समझाए, जैसे एक स्टूडेंट पूरा लिखा उस चीज को वहां पे, तो ये बिल्कुल समझना है कि इसका मेन एसेंस क्या है, हार्बर से मतलब क्या, कंफर्ट। सो रॉबर्ट कियोसाकी का एक स्टेटमेंट है, द बिगेस्ट रिस्क इन योर लाइफ इज दैट यू विल नॉट टेक एनी रिस्क। सबसे बड़ा रिस्क जीवन का क्या है कि आप कोई रिस्क ही नहीं ले रहे। या विंस्टन चर्चिल का बहुत फेमस कोट, इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। वो सब आप बीच बीच में इसमें यूज करोगे, बट हम बता रहे हैं कि क्रक्स मालूम है तो कोट्स भी कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि विंस्टन चर्चिल क्या कहें, अगर आप नर्क से गुजर रहे हैं तो जाते रहिए। तो सेम चीज है, किससे बाहर निकलना है, हार्बर मीन्स शिप के लिए हार्बर क्या है, कंफर्ट जोन। आपके लाइफ से आपको किससे निकलना है, कंफर्ट जोन से, ठीक है। अब व्हाट हैपेंस व्हेन इट लीव्स द हार्बर, यानी आप जब कंफर्ट जोन छोड़ेंगे तो क्या हो सकता है। गौतम बुद्ध, तो सिद्धार्थ का एग्जाम्पल दीजिएगा कि बुद्ध कैसे बने, समझ रहे बात को। तो ये एग्जाम्पल, फिर वापस हार्बर पे आना शिप के लिए क्यों जरूरी है। अब ये कंपोनेंट्स के अंदर फिर हम लोग क्या एक्सप्लोर करना शुरू कर दें, एग्जाम्पल्स और डायमेंशंस, समझे बात को। तो जितने जितने इन डायमेंशंस के क्लोज भी आप थे, एग्जैक्ट नहीं क्लोज भी थे, मतलब आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप सबको इस डायरेक्शन में सोचने की जरूरत है। एग्जाम्पल्स जो भी फोल्डर मटेरियल है, अब ये से यहाँ डिस्कशन थोड़ी हो गया, ये से हम पूरा डिस्कस जैसे कराएंगे तो पॉइंट्स भी बताएंगे ना कि इसमें क्या एग्जाम्पल, इसमें क्या, इसमें क्या, बट दैट इज कंटेंट बिल्डअप, वो सबके पास हो जाएगा। हम यही बोलना चाह रहे हैं, कंटेंट हर किसी के पास हो जाएगा, लेकिन उसका इस्तेमाल इनके अंदर करना है, ये सीखना सबसे जरूरी है और ये सबसे पहला काम है। और इस पे लगभग 5-6 क्लास सिर्फ इस पे देना है कि हम लोग कंपोनेंट समझ पाएँ कि क्या कंपोनेंट जनरेट किस टॉपिक में होगा। यहाँ पे वाई हाउ वाला अप्रोच हुआ है, कहीं पे रीजन सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट वाला होगा, समझ रहे बात को ना, कहीं सिमिलैरिटी डिफरेंसेस वाला होगा, ये वैरी कर सकता है, ठीक है। दिस इज पहला चीज समझिए, दिस इज बॉडी पार्ट। इंट्रोडक्शन हम बोले ही नहीं है कुछ अभी, वो भी बताएंगे कैसे करना है। बॉडी पार्ट अगर हम इंडिविजुअल्स के तरफ रिगार्डिंग अगर कोई स्टार्ट करें तो अपना आइडिया करें, वो नहीं कर सकते। इंट्रोडक्शन का स्कोप इसमें इंट्रोडक्शन में होता है ये सब चीज़। इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं हम लोग अभी देखेंगे। आप कोई हाइपोथेटिकल कैरेक्टर लेकर आ गए, एक कहानी आप खुद बना दिए, या कोई कहानी था उससे रिलेटेड उससे शुरू कर दिए, समझ गए बात को ना। ये जो आप बात बोल रहे हो, ये जो डायमेंशन आप करेंगे इंडिविजुअल वाला पार्ट, ये यूज़ होता है एग्जाम इंट्रोडक्शन में, यही यूज़ करते हैं मोस्टली लोग कि आप एक कहानी से, या तो कहानी वो सही हो या आप खुद कहानी बनाए हो और आप उससे शुरुआत कर रहे हैं चीज़ों को, और फिर आप यही डायमेंशन को उस हाइपोथेटिकल कैरेक्टर को कनेक्ट करते चले जा रहे हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। जो ब्रॉडर हेडिंग है, तो यहाँ पर हाँ, आप अगर इसको इस तरह से लिखना चाहते हैं, इसी के अंदर हेडर वाई एन इंडिविजुअल नीड्स टू लीव द, एक हेडर बनाइए, क्या दिक्कत है, वही आप शिफ्ट हो जाएगा, उसको कर दो, कोई दिक्कत नहीं।
उसके लिए आपको क्या करना होगा, बॉडी से पहले इंट्रोडक्शन में कि जो हमारा हार्बर वाला पार्ट है इसको कनेक्ट कर देना होगा किससे, कंफर्ट जोन से। अब उसके बाद आप इस हेडिंग को कंफर्ट जोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए यहाँ पे, फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया इज अ मिथ। ये भी एक यूपीएससी का ऐसे है कि नए जो महिला है उसका फुलफिलमेंट भारत में क्या है, एक मिथ है, रहस्य है। तो अब पहले इस स्टेटमेंट का मतलब एक्सप्लोर कीजिए, स्टेटमेंट की वैलिडिटी कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यू वुमेन। देन कैसे इसका फुलफिलमेंट क्या है, एक मिथ है। उसके बाद काउंटर आर्गुमेंट्स इन कॉन्टेम्पररी एरा कि नहीं ऐसा नहीं है, ये मिथ नहीं है, इट इज अ रियलाइजेशन ऑल्सो। आप एग्जाम्पल देना शुरू करेंगे फिर उसके बाद, जैसे कि मान लीजिए अगर और रिसेंट कुछ एग्जाम्पल देना है तो रिसेंट एग्जाम्पल दीजिएगा। आपको ऑपरेशन सिंदूर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पूरा वुमेन टीम के द्वारा किया गया, तो इस तरह से आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज अ नीड फॉर न्यू वुमेन। एक चीज कोशिश कीजिएगा जब आप ऐसे को देखते हैं ना और कोई स्टेटमेंट अगर दिया हुआ है तो आप उसका एक डायमेंशन ये एक्सप्लोर करने के ऊपर फोकस कर सकते हैं कंपोनेंट में कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसे पिछले वाले में भी आप ये लिख सकते हैं कि अगर शिप हार्बर में, जैसे लिखा था ना, शिप हार्बर से ओशन में नहीं गया तो क्या प्रॉब्लम। तो वही चीज, क्यों फुलफिलमेंट जरूरी है और अगर नहीं अचीव हो पाया तो क्या दिक्कत हो सकती है। क्योंकि स्टेटमेंट जो है उसकी वैलिडिटी को हम लोग ये समझाने के लिए ये भी यूज करेंगे ना कि ये क्यों जरूरी है। अगर ये नहीं फुलफिल हो पा रहा है इस इंडिया में न्यू वुमेन का कॉन्सेप्ट तो क्या दिक्कत हो सकती है इससे, वो एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। देन गवर्नमेंट मेजर्स कि सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है इस मिथ को खत्म करने के लिए और इसके फुलफिलमेंट को इंश्योर करने के लिए और क्या किया जा सकता है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, अब अपना ओपिनियन ले आए, पर्सनल वे फॉरवर्ड अब आप देंगे कि और क्या किया जा सकता है। समझ में आया बात। जैसे कि अभी भी पैट्रियार्कल माइंडसेट बहुत जगहों पे है, उस चीज का कुछ रेफरेंस देके आप बताएंगे कि हाँ इसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। या फिर जैसे धीरे धीरे अभी हम लोग और बात कर रहे हैं कि आर्म फोर्सेज में भी वुमेन का धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, ये और जगहों पे भी डेवलप किया जाए इस चीज को, तो वो सारा कुछ आप मेंशन करोगे। एक और एग्जांपल, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर टू की एरियाज ऑफ सक्सेस। अब देखिए इस वाले ना स्टेटमेंट में थोड़ा सा कॉशियसली एक्ट करना है। अगेन हम लोग अगर एसेंस नहीं समझ पाए हैं, स्टेटमेंट का मीनिंग नहीं समझ पाए हैं तो हम लोग थोड़ा सा डेविएट कर जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं, जो जीएस वाला हमारा हैबिट रहता है तो हम लोग कीवर्ड्स को वहीं जब कैच करना शुरू कर देते हैं तो दिक्कत होती है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार कीवर्ड इज इम्पॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे कीवर्ड क्या है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करने लगेंगे, करेज को एक्सप्लेन, करेज की ज़रूरत, फ़ायदा, उसका डायमेंशन एक्सप्लोर। देन डेडिकेशन, उसका एग्जाम्पल सब कुछ बताना शुरू कर देंगे और फिर सक्सेस से कनेक्ट कर देंगे। बट ये कीवर्ड नहीं एक्सप्लोर करना है, फ्रेज को समझना है। करेज टू, डेडिकेशन टू, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन रिजल्ट्स इन, ये है इसका क्रक्स, ये है इसका एसेंस। इसको एक्सप्लोर करना कि कैसे करेज टू एक्सेप्ट, मतलब कि आप में हिम्मत है स्वीकार करने की चीज़ों को, और आप में डेडिकेशन है क्या करने का, सुधार करने का। तो यही दो एरिया से क्या डिसाइड होगा। अब कंपोनेंट्स आप बनाते हैं तो दोनों फ्रेज का मतलब बताते हैं, कैसे इन दोनों के इंटरेक्शन से क्या होगा, सक्सेस होगा। अगेन वही एग्जांपल्स स्टोरी के थ्रू। हाउ एब्सेंस कैन डिप्राइव, मतलब अगर ये दोनों नहीं होता है तो क्यों लोगों को सक्सेस, तो कुछ फेलियर एग्जांपल्स दिखा दिए। व्हाट कैन बी डन टू इनकलकेट बोथ, और उसके बाद कॉन्टेम्प्ररी, यानी यही वाला वे फॉरवर्ड हो गया, कैसे ये दोनों इंश्योर कर सकता है कोई भी, और इसका फायदा अभी के समय में क्या है। तो ये तीन ऐसे के कंपोनेंट्स के थ्रू आप क्या सीख रहे हैं कि आपको जो मेजर हेडर्स है वो क्या होना चाहिए। मेजर हेडर से कभी मतलब ये नहीं समझिएगा कि आप ऐसे लिख रहे हैं तो आप हेडिंग दिए मीनिंग ऑफ, ये वो पैराग्राफ से दिखना चाहिए
जीएस का आंसर और इसमें क्या अंतर है कि आप वहां पे प्रॉपर हेडिंग सब हेडिंग देते हैं जीएस में, यहां पे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये आप अपने लिए बना रहे हैं कि पहले जो थीम एड्रेस करेंगे हम लोग, पहला हेडर वो किसके ऊपर होगा, मीनिंग ऑफ दीज टू फ्रेज, उसके लिए जो जो एग्जाम्पल है उस पैराग्राफ में गया। अगला जाएगा इन दोनों का इंटरेक्शन के ऊपर, ये आपके लिए, ये नहीं करना है कि ऊपर लिख देना है इसका कि हाँ वो जीएस का पार्ट है, वो आप स्किप करेंगे, ठीक है। ऐसे में हेडिंग देने की जरूरत नहीं, कॉन्टेम्प्ररी में थोड़ा बहुत दे भी सकते हैं, फिलोसफिकल में देने की जरूरत नहीं है। ये आपके अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमको अगर 6 पैराग्राफ टोटल बनाना है, 6 पॉइंट्स, तो उनको इस तरह से हमको फ्लो में लेकर जाना है, ठीक है, और उसके अंदर के एग्जाम्पल्स को समझना है। चलिए अब इंट्रोडक्शन को लेकर थोड़ा सा समझते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे करना चाहिए, कौन सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन है, क्या क्या तरीके से इंट्रोडक्शन किए जा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे और आपको भी किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन आपको 2 पैराग्राफ में कंप्लीट करना है। कितना? 2 पैराग्राफ, मतलब समझिए पहला पूरा पेज, और सेकंड में भी आप जाके थोड़ा बहुत लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। और ये हम लोग जो दिखा रहे हैं आपको, हम यहाँ पे जो स्लाइड दिए हुए हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी और रेलिवेंस। सबसे अच्छा जो इंट्रोडक्शन का तरीका है वो है एनेक्डोट या एग्जाम्पल, शॉर्ट स्टोरी। एनेक्डोट का मतलब शॉर्ट स्टोरी। अब ये शॉर्ट स्टोरी सही भी हो सकता है, मतलब रियल लाइफ, ये आप बना भी सकते हैं। सिमिलरली एग्जाम्पल जो सिलेबस की तरफ से हो, जैसे शॉर्ट स्टोरी सिलेबस से क्या हो सकता है, गौतम बुद्ध का कोई बचपन का कहानी आप सुनाना चाहें वो यूज करना, तो वो सिलेबस हो गया। या फिर करंट अफेयर्स, मतलब अभी के समय से कोई स्टोरी उठा के आप डाल सकते हो, या आप अपने से कोई हाइपोथेटिकल कैरेक्टर बना सकते हैं और फिर उसको रेफर करना शुरू कर दीजिएगा। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो आपको दिखता होगा उसमें कि जैसे डेमोक्रेसी चैप्टर शुरू हुआ तो उसमें दिखाया कि लाइन में लोग लगे हैं वोट देने के लिए, एक और उसमें 3-4 कैरेक्टर का वो नाम यूज़ करते हैं। तो सेम चीज़ है, आप अपने से भी कुछ हाइपोथेटिकल कैरेक्टर्स लेकर आ सकते हो। अभी हम एग्जाम्पल में दिखाएंगे कैसे यूज़ किया जाता है। दूसरा है यूजिंग कोट्स, पोएम, स्टोरीज, बुक रेफरेंसेस। जैसे कि अभी हम बताएं कि आप जो हमारा ये था शिप इन हार्बर वाला, उसके लिए क्या शुरू कर सकते थे, जो 2 कोट्स हम बताएं आपको, उनमें से कोई भी कि आप कोई भी सबसे बड़ा रिस्क क्या ले सकते हैं लाइफ में, कोई रिस्क ना लेकर, तो आप वो मेंशन करके स्टार्ट कर सकते थे। तो कोट से, या कोई कविता अगर आपको याद है, कविता लिख दीजिए उससे रिलेटेड, ठीक है ना, उसको आप मेंशन कर सकते हो। गीता का श्लोक याद है, उसको लिख दिया। देन एक्सप्लेन टॉपिक्स मीनिंग, ये सबसे लास्ट ऑप्शन हो गया। क्यों ये हम बोलते हैं लास्ट ऑप्शन और नहीं यूज़ करने के लिए, क्योंकि अगर आप टॉपिक एक्सप्लेन करने जाएंगे, आप टॉपिक मेंशन तो करोगे, और इंट्रोडक्शन में ये नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, डायरेक्ट जो ऐसे का कीवर्ड है डायरेक्ट, उसका जिक्र इंट्रोडक्शन में नहीं होना चाहिए। आपको इसको क्या करना है, इनडायरेक्टली हिट करना है। इसीलिए लोग एनेक्डोट यूज कर रहे हैं। हम कहानी दिखाकर अगर एक्सप्लेन कर दे क्या चीज़ कि कंफर्ट जोन से निकलना जरूरी है, ये आइडिया को, यही डिमांड है। अब नहीं तो वो क्या होगा, पूरा जीएस दिखेगा कि आप लगे यहाँ पर अब क्या करने हैं, कि आप बताने लगे फिर ये शिप इन हार्बर इज सेफ, इसको एक्सप्लेन करने लगे आप। ये नहीं करना। इंट्रोडक्शन में आप जब एक्सप्लेन भी अगर कर रहे हैं तो कैसा करना होगा, इनडायरेक्टली करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमेशा इतना आपके पास ऑलरेडी रहेगा मटेरियल कि आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक से। क्योंकि इंट्रोडक्शन के लिए प्राइम रूल यही है, यू शुड नॉट हिट द टॉपिक डायरेक्टली। आप इनडायरेक्टली कहानी, किस्सा, कोट से हिट कराइए उसको, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे देखिए लिखे भी होंगे, मेन कीवर्ड्स नॉट डायरेक्टली मेंशन, और जो एनेक्डोट या स्टोरी होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा क्रक्स को कैसे, इनडायरेक्ट, ठीक है। चलिए नाउ एग्जाम्पल पहला है, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसमें हम जमशेदजी टाटा का एक पूरा का पूरा कहानी डाल दिए थे। और ये कहानी किसके बीच में था, तो अमिताभ बच्चन और जमशेदजी टाटा के बीच में एक कन्वर्सेशन था। बहुत लोग जाने भी होंगे बट हम फिर से बता दे रहे हैं। तो ये जो ऐसे है, इसका क्रक्स क्या है, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन।
मतलब जो जितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड रहेगा चीज़ उतना ज़्यादा इफेक्टिव, उतना ज़्यादा अल्टीमेटली जाकर लोग उसी की तरफ भागेंगे। अभी के समय में अगर हमको ये सपोज पूछता अगर ऐसे, तो आई कुड हैव ऑल्सो यूज द एग्जाम्पल ऑफ रामानंद सागर की रामायण और आदि पुरुष, हम इसको यूज़ कर देते। कैसे यूज़ करेंगे इसको इस कॉन्टेक्स्ट में? ना कोई ग्राफिक्स टीम, ना वीएफएक्स, कुछ भी नहीं है, बहुत कम बजट, कुछ भी नहीं, बट उससे बेहतर प्रेजेंटेशन रामायण का हुआ है आज तक। 500-600 करोड़ का बजट, इतना वीएफएक्स टीम, इतना स्टार कास्ट, किस तरह से क्या किया, उस पूरे के पूरे जो थीम है रामायण का उसको ख़त्म कर दिया। ये भी हम यूज़ कर सकते थे, बट जब हम दिए थे उस समय मेरे पास ये दिमाग में आया एक कहानी। अमिताभ बच्चन शोले मूवी के बाद फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, और जब फ्लाइट में वो ट्रैवल कर रहे थे तो उस समय उनका जब वो एंटर किए फ्लाइट में तो सब लोग उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए उन पर टूट पड़े, क्योंकि वो दी अमिताभ बच्चन बन गए उस मूवी के बाद, इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला, इतना फेमस हुए। और एक आदमी को वो देखे जिनका सीट उनके बगल में था कि वो चुपचाप बैठे हुए, वो उनसे कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, ऐसा ना ऑटोग्राफ मांग रहे थे। तो इनको थोड़ा सा ये लगा कि आखिर कौन है कि हमसे नहीं पूछ रहा है भाई, तो चलो हम इसको आज बता दें कि हम अमिताभ बच्चन हैं। तो उससे बातचीत शुरू करने लगे कि तुम जानो हम कौन हैं। अब बातचीत इनिशिएट तो किए, लेकिन सामने से जिस तरह से वो पूछे कि मूवी देखते हैं क्या आप, तो चुपचाप वो आदमी बोला कि नहीं हम मूवी नहीं देखते उतना, कि काम में बहुत बिजी रहते हैं तो मूवी नहीं देख पाते, वो किताबें पढ़ रहे हैं। बीच में केबिन क्रू वाले आके बार बार उस आदमी से बोल रहे हैं कि आप कॉफ़ी लेंगे, चाय लेंगे, तो ये और चिढ़ रहे हैं कि कुछ तो है ये आदमी, इससे को केबिन क्रू वाला भी पूछ रहा है कॉफ़ी चाय का। तो ये इस पर्पस से शुरू किए थे बात करना कि हम उनको आज बता देंगे कि हम अभी के समय के सबसे बड़े एक्टर हैं बॉलीवुड में। लेकिन व्हाट ही सेड कि ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन I was moved by his simplicity to a such extent that I forgot the purpose behind initiating the conversation itself. और जब वो फ्लाइट से उतरने वाले थे तो अमिताभ बच्चन बोले कि हम उनसे बोले कि यहाँ सबने मेरा ऑटोग्राफ लिया है, हमको आप अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए, बिकॉज आई वॉज मूव बाय हिज सिंप्लिसिटी टू दैट एक्सटेंट। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं इतना कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं ऑटोग्राफ दूँ, बट अमिताभ बच्चन कहा कि मैं बहुत इंसिस्ट किए तो वो ऑटोग्राफ दिए। और जब वो फ्लाइट से उतर गए, व्हेन आई रेड द नेम, आई नॉट फॉर इवन अ सिंगल सेकेंड got an impression that the person sitting beside me was the owner of the flight in which I was traveling. और जमशेदजी टाटा थे वो, उस समय इंडियन एयरलाइन जो उनकी हुआ करती थी। तो हम वो पूरा यूज़ कर दिए एनेक्डोट यहाँ पर। केबीसी का एक स्टोरी हो, केबीसी में अमिताभ बच्चन ने कहानी सुनाई थी, हम डाल दिए यहाँ पे, और उसी से इतना अच्छा नंबर बन गया। तो एनेक्डोट इनडायरेक्टली कनेक्ट कर दे थीम को, जो ऐसे का है, वो सबसे अच्छा चीज़ होता है। अगेन बहुत सारे एनेक्डोट्स आपके पास रहेगा, आप उसको बस कनेक्ट करना सीखेंगे कि हाँ ये इस थीम को कनेक्ट करेगा तो फायदा होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है करंट अफेयर्स बेस्ड, कि आपने एक स्टोरी उठाया बट कहाँ से, करंट इवेंट से, और ये एक टॉपर का उठाया हुआ है, सत्यम गांधी ऑल इंडिया रैंक 10 यूपीएससी। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज इट मीन टू बी अ ग्लोबल सिटीजन। अब इन्होंने देखिए क्या स्टार्ट कैसे किया है। It was summer of 2020 when a big protest rocked United States of America. On a localized issue where police killed George Floyd, the protest was Black Lives Matter, which spread to whole of USA and then Europe and other parts of the world. फिर similarly Friday for Future for Environment, ये पार्ट को उन्होंने क्या किया, अपने एनेक्डोट में मेंशन कर दिया। अब ये एनेक्डोट ही है, लेकिन किसका, करंट अफेयर्स का, अभी के समय का एक किस्सा है। अगेन रैंक स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ, समझ में आ रहा है कि हाँ कितना इफेक्टिव हुआ होगा ये एनेक्डोट। आगे देखिए एक सेम ऐसे का दो इंट्रोडक्शन, दोनों टॉपर हैं। चाइल्ड लेबर, अ नेसेसरी इविल और जस्ट प्लेन इविल, कि जो बाल मजदूरी है क्या वो जरूरी इविल है या फिर सिर्फ एक गलत है, मतलब इविल है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये सृष्टि देशमुख का है, जिनका रैंक कितना था, 5। इन्होंने पूरा एक कविता मेंशन कर दिया चाइल्ड लेबर के ऊपर। सो वर्किंग विथ टूल्स एंड टी कप्स, द लिटिल हैंड्स मूव एवरी डे, फॉर नीड एंड फॉर सर्वाइवल दे आर रेडी टू वॉक एवरी वे। सम हैव एन ailing sister while some have a mother, to get home a penny they get beaten by the other.
तो अब ये उन्होंने पूरा का पूरा एक पोएम मेंशन कर दिया, बहुत इफेक्टिव है। अगेन चाइल्ड लेबर कहीं डायरेक्टली दिख रहा है क्या लिखा हुआ, बट हिट हो रहा है कि नहीं थीम। इधर साइड देख लीजिए, हाइपोथेटिकल क्रिएशन हुआ है कैरेक्टर का, निधि बंसल, रैंक 23। लेट्स मीट सुब्रतो एंड सुकीर्ति। सुब्रतो इज 10 years old, innocent but caring and determined brother of Sukirti. Sukirti is just 5 years old. For her, her brother is family. Unfortunately, in an accident, they lost their families, that is both parents. Since belonging to poor background with no support system, they were admitted into an NGO-run child care home in hope of better future. But their living misery condition did not end there. And because of poor living condition, jail-like environment and neglect of basic needs, सुब्रतो अपनी बहन के साथ भाग गए। From there, सुब्रतो started working in a ढाबा and earned through for himself and her sister. अब इन्होंने एक कहावत सिस्टम मतलब एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। ये दोनों कोई खुद से क्रिएटेड ये कैरेक्टर हैं, बट अगेन आइडिया को कैसे हिट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली। चाइल्ड लेबर हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट इनडायरेक्टली हो रहा है। तो कहीं भी डायरेक्ट इंट्रोडक्शन में आपको जो थीम था मेन उसको हिट नहीं करना है, उसके क्रक्स को हिट करना है, बट कैसे, इनडायरेक्ट। समझ में आया पार्ट पूरा। चलिए अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो डायमेंशन जो आपको जनरेट करना है इसका क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। अब हम लोग बॉडी पार्ट पे आ रहे हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स का इस्तेमाल अब डायमेंशंस के लिए, जैसे मान लीजिए व्हाट हाउ वाला हम लोग देखे थे ना, अब उसमें आप क्या क्या डायमेंशन जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन जो है वो है पेस्टल। पेस्टल का मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, देन क्या बोलते हैं इसको, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल। आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, रिलीजियस, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, एथिकल, ठीक है। तो ये पेस्टल अप्रोच सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर्ड अप्रोच है। जैसे कि देखिए इसको कनेक्ट सीखिए, समझिएगा बात को एक बार ध्यान से। जैसे यही है मीनिंग ऑफ न्यू वुमेन। तो अब ये चीज सिंपल सा यही डायमेंशन को आपको फिर कैसे अप्रोच अपना लेकर चलना होगा, देखिए यहां पे ध्यान से। मीनिंग ऑफ पेस्टल अप्रोच, तो उसका मीनिंग न्यू वुमेन का, तो न्यू वुमेन का मीनिंग पॉलिटिकल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, देन सोशल फील्ड में, ये डायमेंशन हुआ। कभी भी ऐसे नहीं लिखना है कि आप क्या किए, हेडिंग पॉलिटिकल देके उसके अंदर पॉइंट लिख रहे हैं, सोशल लिख के नहीं। हेडर जो था हम लोग वही शुरू में देखे हैं 3 एग्जाम्पल के थ्रू। उन हेडर्स को एक्सप्लोर करने का ये अलग अलग तरीका है, कोई एक तरीका बच्चे अपनाते हैं और लिखते हैं ऐसे। एक पेस्टल अप्रोच है जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर होता है। दूसरा होता है जीएस बेस्ड अप्रोच, वहाँ पे आप जीएस के सब्जेक्ट स्पेसिफिक एप्लीकेशन करते हैं उसी पॉइंट का। और अगर जैसे आपके यहाँ बीपीएससी में अगर बात करें तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सब कुछ है, तो आप जीएस बेस्ड अप्रोच कर दिए उसका। ये थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग दिखता है पेस्टल से। एक होता है सेक्टोरल अप्रोच, कॉन्टेम्प्ररी में इसका इस्तेमाल खूब होता है। सेक्टोरल का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक फील्ड में इसका इम्पैक्ट, एग्रीकल्चर में इसका इम्पैक्ट, हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट, स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे है तो स्पेस के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, ये क्या कहलाता है, सेक्टोरल अप्रोच। तो कॉन्टेम्प्ररी कोई इशू है जैसे एआई, बून और बेन, तो अब आप उसमें क्या एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं, इकोनॉमी में, देन किस फील्ड में, हेल्थ में, डिफेंस में, इन सब जगहों पे। तो वो चीज़ हो गया सेक्टोरल अप्रोच। टेम्पोरल अप्रोच क्या होता है, ये होता है पिकिंग एग्जाम्पल फ्रॉम वेरियस सेक्शन इन क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मतलब ये हुआ कि आप क्या किए, एक एंशिएंट हिस्ट्री से ऐसा कोई एग्जांपल उठा दिए जो आप इस बात को प्रूव कर रहा हो, फिर मेडिएवल हिस्ट्री से, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री से या मॉडर्न हिस्ट्री से, फिर आप कंटेम्प्ररी समय से, ये क्या कहलाता है, टेम्पोरल अप्रोच। और एक एक पेज में आप उस अप्रोच को दिखाते हुए चले गए, ठीक है। देन कॉन्टेम्प्ररी अप्रोच एक होता है कि आप हर जो उसका थीम है उसमें सिर्फ क्या चीज़ इन्वॉल्व कर रहे हैं, कंटेम्प्ररी डायमेंशन ही दे रहे हैं, आप पुराना कुछ भी नहीं मेंशन कर रहे हो। अगेन ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा फायदेमंद इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास शायद उतना पॉइंट्स ना रहे जाए, तो इसीलिए इसको एक्सप्लोर जल्दी नहीं करने का सोचेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा एसी है जहाँ पे आपके पास सारे रिसेंट एग्जांपल्स हैं, स्टोरीज हैं, बट बहुत जगहों पे आपको हिस्ट्री में जाना ही पड़ेगा।
तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करने का कोशिश करेंगे। और जैसे अभी आपने किया क्वेश्चन एंड क्वेश्चन पूछिए, उसका जवाब दीजिए। समझ रहे ना, हाउ वाई, तो उसका जवाब देना है हर पैराग्राफ के अंदर विथ एग्जाम्पल्स। नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना है, वो सब काम नहीं, हेडर्स देना ही नहीं है, ये सब आपके अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, ठीक है ना। और इसके बीच में अभी हम बताएंगे कैसे कनेक्ट करना है आपको दो पैराग्राफ के बीच में। अगर आप पेस्टल अप्रोच भी अपना रहे हैं तो ये नहीं कि आप वहाँ पॉलिटिकल लिख के पॉलिटिकल समझाए थे, नहीं, वो कनेक्ट करना होता है, जनरेटिंग कनेक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन वेरियस डायमेंशंस, वो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। बट दो नया डायमेंशन और समझिए जो आप यूज़ करने का कोशिश कीजिएगा, सीखिएगा क्योंकि ये बहुत लोग यूज़ नहीं कर रहे। एक तो है SDG अप्रोच। SDG का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये वाला अप्रोच। SDG अप्रोच में क्या होता है कि आप कोई भी थीम है, उस थीम में अगर पॉसिबल हो रहा है तो आप SDG से कनेक्ट कीजिए, जो 17 SDGs है उनसे। जैसे एक ना एक तो ऐसे वुमेन पे दिख ही जाता है, समथिंग अबाउट पॉवर्टी वगैरह पे से रिलेटेड मिल जाएगा, तो अब उसको पूरा पकड़ लिया कि कौन सा SDG में ये मेंशन्ड है, उसके अकॉर्डिंग पूरा आप पॉइंट जनरेट करना शुरू किए। बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप कमांड कर लेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। और दूसरा, और वो है अमृतकाल या विकसित भारत अप्रोच। एनी थीम टू बी कंसीडर्ड अंडर द सब हेडिंग और अंडर द अम्ब्रेला ऑफ विकसित भारत 2047। कंटेम्प्रेरी वाला जितना ऐसे आएगा उसमें ये अप्रोच आप डाल सकते हो, यानी कि अभी के समय का जैसे कुछ भी आएगा, जैसे मान लीजिए कि एक आया था ना ग्लोबल पावर वाला, एग्जैक्ट सेंटेंस मुझे याद नहीं है, पिछले साल ही आया है BPSC में, इसी साल, इंडियाज रिलेशन, इंडियाज रोल एज अ ग्लोबल पावर, ऐसा करके। अब आप इसको उठा के विकसित भारत 2047 से हर डायमेंशन एक्सप्लोर कर दीजिए। समझ में आया ना। तो ये दो ऐसे डायमेंशन है, ये तो खैर एकदम नया ही है, ये हम कभी नहीं कहीं नहीं देखे ऐसा कुछ, ये कुछ जगहों पे कुछ टॉपर्स ने इसको यूज़ किया है, बट ये बिल्कुल रिसेंट है, ये कोई एक्सप्लोर नहीं करता। तो आप इसके ऊपर भी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, इसके ऊपर भी हम आपको पॉइंट समझाएंगे कैसे कंटेम्प्रेरी, फिलोसफिकल वाला नहीं हो पाएगा, कंटेम्प्रेरी वाले ऐसे कैसे इसको यूज़ करेंगे वो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। नाउ कैसे जनरेट करने के समय अगर आप देखेंगे, इस पे आएंगे थोड़ी देर में, पहले यहाँ देखिए, अलग अलग पैराग्राफ में अगर आप फ्लो बना रहे हैं अपना, तो कैसे कनेक्टिंग लाइन लिखना होगा वहाँ पे। जैसे कि सिंपल कनेक्टिंग वर्ड्स आप जान चुके हैं अभी तक क्या, जैसे कि मान लीजिए पॉलिटिकल ही डायमेंशन आप दिखा रहे थे, तो उसमें ऐसा तो नहीं एक ही पैराग्राफ में सब लिखिएगा, हो सकता है वो 2 पैराग्राफ में चला गया, तो वहाँ के लिए ये चीज़ें हैं। और जब इकोनॉमी से पॉलिटिकल पे जाना है, पॉलिटिकल से इकोनॉमिक पे जाना है, तो आप जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट पे था मान लीजिए, तो आप लिखेंगे एम्पावरिंग वुमेन economically and making them financially independent will ultimately also help them to be politically empowered because they could be independent enough to participate in the political affairs starting from ग्राम सभा। अब आप आगे आप किस में, पॉलिटिकल डायमेंशन में, बट कनेक्ट करते हुए आए, या इसका उल्टा, पॉलिटिकली एम्पावर्ड हो जाएंगे तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और फिर इकोनॉमिकल स्फीयर दिखाने लगी। इससे जंप नहीं दिखेगा और GS का आंसर नहीं दिखेगा, ठीक है ना। ऐसे में ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब आप ये जितने डायमेंशंस हम देखें उन डायमेंशंस में स्विच कर रहे हैं आप, तो आपके पास क्या होना चाहिए, कनेक्टिंग पूरा का पूरा डायमेंशन के लिए वर्ड्स और सेंटेंस होना चाहिए, जंप कहीं भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना। ओवरऑल अगर समअप करें बॉडी पार्ट के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, मल्टी डायमेंशनल रहना पड़ेगा ऐसे के लिए, कोई ऑप्शन नहीं। कोई भी चीज़ आप हेडर उठाए हैं उसको मल्टी डायमेंशनली समझना ही है। पैराग्राफ कितना छोटा पैराग्राफ रहना चाहिए, मैक्सिमम कितना लाइन में, 6 लाइन का। हर पैराग्राफ में मतलब क्या चीज़ की बात हो रही है, प्रॉक्सिमिटी, डेविएशन कहीं भी अलाउड नहीं है, किसी पैराग्राफ में आपके ऐसे के डेविएशन अलाउड नहीं है। इसीलिए हम बोले कि जैसे 1.5-2 पेज होगा, क्या कीजिए, ऐसे को वापस से पैराफ्रेज करके फिर आप कनेक्ट करते हुए लिखिए। हेड द टॉपिक एज सुन एज पॉसिबल, कहाँ पे, बॉडी पार्ट में। वहाँ पे अब आपको आके भूमिका नहीं बांधना है, भूमिका बांधने का काम कहाँ पे था, इंट्रोडक्शन। मेमोराइज शॉर्ट कोट्स, क्योंकि बीच बीच में ना जब आप पैराग्राफ 2-2 पैराग्राफ हो जाए तो उसके बाद एक एक कोट लिख दीजिए और अच्छा हो जाता है, वो सप्लीमेंट करता रहता है आंसर को। देन यूज कैपिटल लेटर्स टू हाईलाइट, जो चीज़ आपको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको क्या चीज़ कीजिए, कैपिटल लेटर्स में लिखिए। क्या नहीं करना है, काटना फूटना नहीं है एकदम, ठीक है, वो बहुत ख़राब इंप्रेशन देता है, बहुत ख़राब, ठीक है। तो कटिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, और ये तो बिल्कुल नहीं।
वैसे तो हमारे पास है एक मजिस्ट्रेट चेकिंग जो आप लोग करते हैं, तो सुधार रहे हैं आप लोग आदत शॉर्ट फॉर्म के लिए। लेकिन जीएस में एक बार को एक्सेप्ट कर भी लिया अगर शॉर्ट फॉर्म, एसए में तो इसका कोई गुंजाइश नहीं। सेम चीज़, समय बहुत है तो कोई ज़रूरत नहीं है एफआर लिखने का, पूरा फंडामेंटल राइट्स ही लिखना होगा, डीपीएसपी लिखने का ज़रूरत नहीं है। समझ में आया बात ना? कोई शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO लिख सकते हैं, बट अगेन पहली बार तो नहीं लिख सकते। देखिए ऐसे में बहुत टाइम है, पूरा लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन बी वाइज व्हेन टू स्टॉप, तो ये सबसे लास्ट बेंच पे सबसे लास्ट जो आदमी उनके लिए है खासकर, कि कहाँ रुकना है मालूम होना चाहिए, भावना में नहीं बहना। क्योंकि आपके पास 6 डायमेंशन है, 6 पेज हैं, तो हमको अगर एक डायमेंशन आता है, जैसे कि मान लीजिए उनका एग्जाम्पल है मॉडर्न हिस्ट्री का, कोई आ गया एग्जाम्पल, तो 3 पेज लिख देंगे, नहीं करना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको, डायमेंशन जो है वो एकदम क्रिस्प रखना है और आपको मालूम होना चाहिए, आप इतने समझदार हो कि कहाँ पे रुकना है, ठीक है। नो एब्रप्ट जंप बिटवीन डायमेंशन, हम बता दिए, स्मूथ ट्रांजिशन दिखना चाहिए आपके ऐसे में, आप जंप कर रहे हैं तो जंप नहीं दिखना चाहिए, स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए। और लास्ट, क्रोनोलॉजी ब्रेक कभी भी नहीं करना, फ्लो होना चाहिए पूरे के पूरे हिस्से में, बिल्कुल भी क्रोनोलॉजी ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्लासेस में जो है हमारा डायमेंशन जो था ये समझ में आया आपको। अब कंक्लूजन वाला पार्ट एक बार देखिए, फिर आपको जो ब्राउनी पॉइंट जजेस जो कंटेंट आपको मिलेगा उसके बारे में 5 मिनट में ओवरव्यू दे देंगे। कंक्लूजन क्या होना चाहिए, लेकिन इमोशनल एंगल जितना कम रहेगा उतना अच्छा, लगभग ना के बराबर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो भी आप अप्रोच दिखाएं ऑप्टिमिस्टिक, वो प्रैक्टिकल दिखे, इमोशनल। 1 से 2 पैराग्राफ यूज़ कीजिएगा। जो ऐसे का कीवर्ड है उसको हिट करना ज़रूरी है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, सम अप कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो हम लोग जो वैलिडिटी था स्टेटमेंट का वो प्रूव कर दिए, ये भी हम लोग को दिखाना होगा, ठीक है। उसके बाद इफ अ कैरेक्टर वाज गिव रेफरेंस, जैसे कि जो इन्होंने ऐसे लिखा था, जब वो 2 भाई बहन का रेफरेंस दिया था, उन्होंने लास्ट में यहाँ पर उसको जिक्र किया था और क्या मेंशन किया था कि सही से जो चीज़ें मतलब की गई, इट कुड नॉट बी कंसिडर्ड नेसेसरी इविल, इट इज़ अ प्लेन इविल ओनली। और इसीलिए अगर एक बार उनका अच्छे से नर्चरिंग हो जाए तो ये दोनों बहुत अच्छे से फ्लरिश किए। तो कैरेक्टर को यहाँ पे रेफर करना पड़ेगा। अगर आपने कहाँ इंट्रोड्यूस किया था, शुरुआत में, जो भी कैरेक्टर आप बनाए होंगे शुरू में उसको लास्ट में कनेक्ट जरूर कीजिए। और जीएस का कीवर्ड्स कंक्लूजन में यूज़ करने का कोशिश कीजिएगा। जैसे बहुत सारा कीवर्ड ही तो है अभी सरकार में, तो सबका साथ, सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, जितना भी ऐसा जुमला सब यूज़ करना का कोशिश करेंगे हम लोग एकदम, क्योंकि इससे बेहतर क्या वे फॉरवर्ड हमारे लिए हो सकता है। प्रैक्टिकल है नहीं, उस पर नहीं जाना है, आपको ये जुमलों को यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि ये ऑफिशियल है सरकार की तरफ से। एक ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉट कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड इज नॉट कंक्लूजन। बहुत लोग वे फॉरवर्ड दे देते हैं और कहते हैं ये कंक्लूजन हो गया, बिल्कुल नहीं। कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड जो है हमेशा कंक्लूजन के ऊपर देने का कोशिश करना है कि क्या होना चाहिए, इट इज़ नॉट द कंक्लूजन, ठीक है। नाउ जो आपको ब्राउनी पॉइंट्स के फॉर्म में अगर बात करें तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा है आपको कुछ कोटेशंस का, जैसे विमेन के ऊपर इतने सारे कोटेशंस आपको दिख रहे हैं। देन सिमिलरली आपको इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब हम कराएंगे क्लास में, एग्रीकल्चर, एजुकेशन। तो इस तरह से हर थीम पर कोटेशन, हर थीम पर एनेक्डोट, और कहाँ जहाँ जहाँ जरूरत पड़े, जैसे एक यहाँ पे हम एक एग्जांपल उठाएं सिंपल, कि एक कोट है क्या, द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो अब अगर आपको याद हो, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ध्यानात् विषयम पुंस सगंस्ते सूप जायते संज्ञात संजायते काम कामात् क्रोधो भिजायते। अब ये गीता का श्लोक है जो कहाँ पे मेंशन है, श्लोक 62 द्वितीय अध्याय में। इसका मतलब क्या है कि देखिए, अगर विषयों यानी कि जो हमारा इंद्रियों का जो भोग के लिए हम लोग बात करते हैं, अगर उसका ध्यान आप करेंगे तो उससे क्या होगा, आसक्ति आ जाती है, मतलब अटैचमेंट और अट्रैक्शन, ठीक है, जो हमारे अलग अलग जो इंद्रियां उसके लिए। और अगर आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होगी, इच्छा मतलब कामना, और कामना जो है पूरी नहीं होने पे क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है।
तो ये चीज़ आप इस कोट में एज एन गीता का श्लोक यूज़ कर सकते हैं, जो गांधी जी का कोट था कि सबके लिए पर्याप्त है, लेकिन किसी के भी नीड, अगर हम ग्रीड की बात करें, लालच के लिए तो नहीं। तो अगेन वो चीज़ आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से जहाँ जहाँ जरूरत पड़ा कुछ श्लोक का, देखिए ये संस्कृत याद होना मुश्किल है, बट आप रेफरेंस दे सकते हैं ना कि गीता के सार के अकॉर्डिंग या समरी के अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट आप इंग्लिश में समझा सकते हैं। बहुत बच्चे यूज़ करते हैं, कुछ ने गीता पढ़ रखा है, जैसे वो आए थे जो प्रेम शंकर, आपको उस दिन एक कोट वो भी बताए थे ना, तो वो गीता पूरा पढ़े हुए हैं बहुत अच्छे से, उनका हॉबी भी वही लिखे थे गीता पढ़ना, तो ऐसे में खूब यूज़ किए उसको। और ये यूज़ करने से फ़ायदा होता है, बिकॉज सिंपली जो भी चीज़ आपको लगता है कि हाँ समस्या होगा, कुछ हो सकता है, हर चीज़ के बारे में वहाँ पे एक डिस्कशन है प्रॉपर, तो वहाँ से उठा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वो चीज़ें, ये सारे रेफरेंसेस वगैरह जो है आपको ओवर द क्लासेस आपके पास कंपाइल होगा। बट शुरुआत का जो पहला 6-7 क्लास होगा उस पर काम किस पे करना है हम लोग को, कि ब्रेनस्टॉर्मिंग द कंपोनेंट्स हो जाएगा, एग्जाम्पल, एनेक्डोट, ये सब बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अगर हम लोग ये सीख जाएं कि हम लोग स्टेटमेंट देखें और हमको मालूम था कि इसमें ये 6 कंपोनेंट बनेगा और इसमें एग्जाम्पल ये देना था, वो देना था, वो हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट किसी को? कंक्लूजन में कीवर्ड जो करते हैं उसमें मतलब एग्जीक्यूशन प्रोवर्ब यूज किया है, प्रोवर्ब का कीवर्ड यूज करना है, समरी, एसेंस है, एसेंस, बिल्कुल। संस्कृत को इम्पोर्ट कर रहे हैं तो इंग्लिश में नहीं, ये इसी तरह से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। संस्कृत, हिंदी, आप कोई कहानी लिखना चाहते हैं हिंदी में लिखिए, हिंदी कविता मतलब लिखना चाहते हैं कविता, बट उसके नीचे फिर इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देना हो। एग्जैक्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं कोई स्टेटमेंट को, वो जिस लैंग्वेज में आप वो यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आप जिस भाषा में ऐसे लिख रहे हैं उसमें एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल, बहुत लोग शायरी लिखते हैं। अगेन एक्सप्लेनेशन शुड बी इन इंग्लिश, उसका जो क्रक्स है वो इंग्लिश में आपको बताना होगा, क्योंकि उसी से आप बताएंगे कि ये हिट कर रहा है टॉपिक को, ठीक है ना, वो ध्यान देना आपको। कोई डाउट और किसी को? ऐसे वाला जो शिप वाला जो प्रोवर्ब था, उस शिप वाले प्रोवर्ब का अगर एसेंस निकाल के कंपोनेंट्स निकाल तो फिर वो जो बॉडी में जाएगा तो वो शिप के पीओवी से जाएगा या फिर जो एसेंस के पीओवी से आप पहले भी उसको डिसेक्ट कर सकते हो, जैसे हम बताएं कि आप वहीं पे मेंशन कर दो कि दिस पर्टिकुलर एसे इज टॉकिंग अबाउट मूविंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, तो आप फिर कंफर्ट जोन पे पूरा ऐसे लिखेंगे, एसेंस पे जाता है, सिप पे नहीं जाएगा, ठीक है ना। नहीं, ज़रूरत नहीं, लास्ट में रेफरेंस दे दीजिएगा उसका बस। और कोई क्वेश्चन? क्लास समझ में आया? कैसे अप्रोच डेवलप करना है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है? कोई समस्या? ठीक था, चलिए ठीक है। फिर अभी कितना थोड़ा देर बैठिएगा क्लास में, वो टेस्ट का रिजल्ट वो लेकर आएंगे, वीकेंड टेस्ट का। उसके बाद आईआर की क्लास थोड़ा 15-20 मिनट बाद होगी। आईआर मतलब करेंट की क्लास।